मनी डजंट मैटर, ये लाइफ में कितना पैसा कमाने के बाद कहा जा सकता है? लोगों का सवाल है, मेरा नहीं है। नहीं, आपका भी तो क्या दिक्कत है इसमें? देखिए, दो तरह के लोग हैं। एक बड़ी प्रसिद्ध कहावत है, संत किसको बोलते हैं। तो मैंने एक स्टेटमेंट पढ़ी थी कहीं कि संत वो नहीं है जो दुनिया के कंपटीशन से हार जाता है। संत वो है जो दुनिया के हर कंपटीशन में जीत सकता है, पर उसमें एंटर करने से पहले ही उसको पता है कि इसमें जीत के भी कुछ हासिल नहीं होने वाला। जैसे एक फेमस स्टेटमेंट है कि चूहों की दौड़ में सबसे इंटरेस्टिंग है कि जीतने वाला भी चूहा ही होता है। तो ये रियलाइजेशन किसी किसी को पैसा कमाने के बाद आता है, किसी को उसके बाद भी नहीं आता है, और किसी किसी को उसके पहले भी आ जाता है। एक एग्जाम्पल है कबीरदास। अगर आप मुझसे पूछेंगे पूरी इंडियन हिस्ट्री में अगर मुझे एक व्यक्ति के पैर छूने हो तो मैं कबीरदास को चुनूंगा। और कबीरदास के अंदर ये रियलाइजेशन पैसा कमाने से पहले आ गया था। लोग उनको पैसा ऑफर करते थे, पर वो क्या बोलते थे? साईं उतना दीजिए जा मैं कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। सिर्फ इतना चाहिए कि पेट भर जाए और कोई मेहमान आए तो उसका पेट भर जाए। उन्होंने पैसे को हाथ तक नहीं लगाया कभी। इसका मतलब ये नहीं कि वो नहीं कमा सकते थे। बाकी लोग भी हैं, कमाते हैं और कमाते हैं, गलत तरीकों से भी कमाते हैं, स्कैम करके कमाते हैं। तो कुछ लोगों की भूख कभी खत्म नहीं होती, कुछ की एक लेवल पे खत्म होती है, कुछ शुरुआत के समय ही खत्म कर लेते हैं। डिपेंड करता है कि उस व्यक्ति का व्यक्तित्व कैसा है, पर्सनैलिटी कैसी है। अगर अभी ये सवाल मुझ पर टारगेटेड था तो मैं अपने बारे में जवाब दूं। बताइए सर। मैं अब जनरली पैसे के लिए काम नहीं करता हूं, लेकिन जैसे 3 इडियट्स में एक डायलॉग है, एक लेवल के बाद आप कुछ भी करते हैं तो पैसा आ ही जाता है। लेकिन मैं पैसे के लिए अब काम नहीं करता हूं। मेरा मोटिवेशन अब वो नहीं रहता। मेरा मोटिवेशन कुछ अलग किस्म का है जिसमें पैसा बड़ा फैक्टर नहीं है। बट येस, आई एम ए सक्सेसफुल पर्सन, तो मेरे पास कोई कमी नहीं है। मैं अपने परिवार का भरण पोषण जीवन भर कर सकता हूँ, कोई चिंता की बात नहीं है। इसलिए मैं कह पा रहा हूँ ये बात। और इससे पहले कहना बेवकूफ़ी भी है। जब तक आप इतना न कमा लें कि आप खुद का पेट भर सकें, परिवार को सम्मान की ज़िंदगी दिलवा सकें, उसके पहले ये कहना कि पैसा नहीं चाहिए एक बेवकूफ़ी भी है। या तो संत हो जाइए और यदि सांसारिक जीवन जी रहे हैं तो ठीक से निभाइए उसको। फिर सर कई बार ना रिश्तेदार ऐसे ही पूछ लेते हैं कि कितनी सैलरी है, तो इसका क्या जवाब देना होता है? अगर इतनी है कि उनको डरा सकते हैं तो बता दीजिए। अगर इतनी नहीं है तो बताइए कि वो पैकेज है और इतना तो हर महीने मिलता है, बाकी बोनस वगैरह अलग से मिलता है। घुमा फिरा के बोल दीजिए। और नहीं तो थोड़ा दबाव बनाना ही है, थोड़ा बढ़ा के बोल दीजिए, कौन चेक कर रहा है। क्योंकि वो इसलिए पूछ रहे हैं कि वो आपसे कंपेयर करना चाह रहे हैं, और जो इतना कंपेयर करता है उसको थोड़ा सा दुख देना लाजमी है। थोड़ा सा बढ़ा के बोल दीजिए, इतना लाजमी है। तो बिजनेस करने का एक तरीका ये हो सकता है कि आप सोल प्रोप्राइटरशिप के रास्ते पर चले। सिंगल ओनर है, सिंगल ओनरशिप। पर इतना ही नहीं होता, इसका और मतलब भी होता है। सिंगल ओनरशिप का मतलब ये होगा जैसे आपका मन हुआ कि मैं कोई काम करना चाहता हूं, तो बढ़िया है। आपने अपना पैसा लगाया या किसी से उधार लिया। आपने उधार लिया कैपिटल, आपके काम ने लिया 10 लाख 20 लाख 1 करोड़ रुपए कैपिटल बोरोइंग्स की। क्यूट प्लानिंग थी जबरदस्त कि बस ऐसे ऐसे करना है, ये करना है। लोग तो पागल है मेरे लिए पहले से ही। जैसे मैं शुरू करूं सब भाग के आ जाएंगे, बस प्रॉफिट शुरू। प्लानिंग ऐसी होती है सब लोगों की। एंड द मार्केट इज सच ए क्रूअल प्लेस। कस्टमर्स और क्लाइंट्स किसी के नहीं होते, वो सिर्फ अपने होते हैं। गोलू को लग रहा है कि मैं जैसे ही जाऊंगा सब पागल हो जाएंगे, और लोग ले रहे हैं मजे। उसने यूट्यूब पे 10-15 लेक्चर डाले, लोगों ने देख लिया। उसने देखा 2 लाख व्यूज, 3 लाख व्यूज, और कमेंट पढ़ पढ़ के और पगलाए हुए एकदम। यू आर सच ए ग्रेट ह्यूमन बीइंग, आई वांट टू मीट यू, दैट इज माय पर्पस ऑफ लाइफ। ऐसे 10-20 कमेंट किसी ने कर दिए, उसके बाद से और पगला गया है। इसको लग रहा है कि भगवान के बाद नंबर 2 पे अपने 6, ऐसी फीलिंग उसको आ रही है ना। एंड देन ही स्टार्ट्स द वेंचर, और रेस्टोरेंट खोल लिया है, पूरा तामझाम फैला लिया है, शानदार फर्नीचर, लाइटिंग वाइटिंग, स्पेस। और पहले महीने में खर्चा हुआ है 10 लाख रुपए,
और टोटल कस्टमर्स आए हैं 10, उनमें सिर्फ 4 सूप पी के भाग गए और 2-2 के जोड़े में आए थे खाली बैठने के लिए। उनको भी बैठना था, जगह नहीं मिल रही थी, तो चाय का ऑर्डर दिया, 4 घंटे चाय पीते रहे। ये कुड़ता रहा, पर क्या करे बेचारा। So the expenditure is 10 lakh rupees and total revenue in the first month is 740 rupees. अब इसका दिल बैठने लगा है। 100 में से 90 एंटरप्रेन्योर्स की दिक्कत है कि वो 6 महीने से ऊपर सस्टेन नहीं कर पाते, क्योंकि लगातार खर्चा ज्यादा हो रहा है, अर्निंग कम है, पैसा था नहीं। So they start borrowing more money. उनको पैसा कोई क्यों देगा? पैसा देने वाले को भी खतरा है कि चलेगा कि नहीं चलेगा, तो वो कहते हैं आप मेरी शेयर होल्डिंग खरीद लीजिए। दिस इज फंड रेजिंग। उसके लेवल्स बता दिए, ए लेवल, बी लेवल, सी लेवल फंड रेजिंग है। तो फाइनेंसर को ये पता है कि इसकी कंपनी की वैल्यू मान लीजिए 10 लाख रुपए है, वो बोलता है नहीं, तुम्हारी कंपनी की वैल्यू 1 लाख रुपए है, एंड ट्रीटिंग द वैल्यू ऑफ द कंपनी टू बी 1 लाख रुपीज, आई वांट 50% शेयर्स इन 50,000 रुपीज। उसका कलेजा मुंह के पास आ जाता है। फॉर 50,000 रुपीज ही हैज टू सेल 50% स्टेक्स। ये खेल चलता है स्टार्टअप की दुनिया में। स्टार्टअप का खेल थोड़ा बीच में आएगा, कैसे इंडिया में तो क्या इकोसिस्टम चल रहा है स्टार्टअप का, ऐसी ऐसी कहानियां चलती हैं इंटरेस्टिंग। सो इन सोल प्रोप्राइटरशिप देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन द बिजनेस एंड द ओनर। और इसमें दिक्कत क्या है? इसको बोलते हैं अनलिमिटेड लाइबिलिटी, ए फर्म विद अनलिमिटेड लाइबिलिटी। और सोल प्रोप्राइटरशिप को कंपनी नहीं बोलते हैं, दिस इज नोन एज ए फर्म, प्रोप्राइटरशिप फर्म, एंड विच इज नॉट मेंशन्ड इज विद अनलिमिटेड लाइबिलिटी। व्हाट डज इट मीन? 10 लाख रुपए उधार लिए, काम शुरू किया, काम नहीं चला, और उसके बाद और पैसे मिल भी नहीं रहे मार्केट से, काम चल नहीं रहा। सो फाइनली वन फाइन डे ये शॉप बंद हो जाएगी। वो कोशिश करेगा कोई खरीद ले मुझसे, इन्वेस्टमेंट के पैसे दे दे, मेरे स्टार्टअप को टेक ओवर कर ले कोई, पर लोग नहीं करते। बहुत क्रूअल मार्केट है। They want to exploit every possible opportunity in such situations, and then finally he has to close down his venture. पर जिसने 10 लाख रुपए दिए थे ना, वो इसके पास आता है, फिर उसके पास एग्रीमेंट है और वो कोर्ट में जाता है, and since this person's business does not have that money, तो इसका घर बिकता है। उसके बाद इसके घर को बेच के 10 लाख रुपए विद इंटरेस्ट मिलते हैं उस लेंडर को, और जो बाकी पैसा वो इसको मिलता है क्योंकि वो इसी का पैसा है। सो इफ यू आर इनटू ए सोल प्रोप्राइटरशिप, यू हैव अनलिमिटेड लायबिलिटी, व्हिच मींस नॉट ओनली द फर्म, इट्स यू हु इज लायबल फॉर मेकिंग गुड द लॉसेस ऑफ द पीपल हु गेव यू मनी। मैं जिक्र कर रहा था कि पश्चिमी दार्शनिक हुए हाइडेगर नाम के, 20वीं शताब्दी की शुरुआत में ही जर्मनी की बात है, जब जर्मनी विश्व युद्धों की दुनिया में आ गया था, उस समय की बात है। उन्होंने एक बड़ी गहरी बात कही। उन्होंने कहा कि हम लोग जिंदगी जीते रहते हैं, किसी से लड़ते हैं, किसी से प्यार करते हैं, फिर झगड़ा करते हैं, लड़ते हैं, सफल होते हैं, किसी को हराते हैं, किसी से हारते हैं, हारते हैं तो नफरत पाल लेते हैं, हराते हैं तो ये भाव मन में आता है कि मैंने हरा दिया, मैं विजेता हूं। इसी सब तिकड़म भरे अनुभवों को हम मिला के एक शब्द बोलते हैं जिंदगी, लाइफ। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है जिंदगी में कि अचानक कोई इंसिडेंट होता है। वो इंसिडेंट क्या होता है? जैसे मान लीजिए कि मैं और मेरा दोस्त सड़क पे जा रहे हैं, अचानक एक ट्रक की कार ब्रेक फेल हुई, उसे टक्कर मारी और मेरे साथ जो मेरा दोस्त था उसकी मौत हो गई और मैं बच गया। अब जो मुझे एहसास होगा, उस एहसास का मतलब है नथिंगनेस, शून्यता। उस मोमेंट पे, उस क्षण में ये लगता है कि क्या है जिंदगी में ऐसा, और मैं जो इकट्ठा करने में लगा हूं, मैं जो ताकत के पीछे भाग रहा हूं, मैं जिस 8 साल बाद की प्रमोशन के लिए अभी से रात दिन जुटा हुआ हूं, ये सब तो 1 सेकंड का खत्म होने का वाला खेल है। जिस जिंदगी का 1 सेकंड बाद का अता पता नहीं है, भरोसा नहीं है, कल सुबह मैं उठूंगा भी या नहीं ये भी नहीं पता है, और मैं ऐसी जिंदगी जी रहा हूं जो 10 साल बाद मैं ये बन जाऊंगा, 18 साल बाद मेरी प्रमोशन ये होगी, मैं
सेक्रेटरी बन जाऊंगा या मैं हाई कोर्ट के जज बन जाऊंगा। इस अनुभव में जो लोग थोड़े ज्यादा सेंसिटिव हैं, संवेदनशील हैं, वो इस अनुभव को झेल नहीं पाते और उनके लिए इसी बिंदु पर टर्निंग पॉइंट आता है और वो जीवन का रास्ता मोड़ लेते हैं कि जब जीवन में कुछ भरोसा नहीं तो मैं इन निरर्थक चीजों के पीछे क्यों भागता रहूं? क्यों ना मैं किसी ऐसी सार्थक चीज की तलाश करूं जो अंततः मुझे सुकून देती हो। और हम जीवन क्यों जीते हैं? मैं दर्शन विषय का विद्यार्थी हूं, पढ़ाता भी हूं। भारत के, दुनिया के सब दार्शनिकों को पढ़ने पढ़ाने की प्रक्रिया में मैंने पाया कि अंततः सभी के मन में एक ही बात है, अलग अलग शब्दों से कहते हैं, और वो ये है कि जीवन का अंत इसी बात पे है कि मुझे सुकून मिले, मुझे आनंद मिले, मुझे सुख मिले। और सारे भौतिक सुखों के बाद देश की राजधानी की सारी ताकत को देखने समझने के बाद अगर उससे ज्यादा सुकून बारडोली के आश्रम में है तो इसका मतलब है कि जीवन का सही अर्थ तो यहां आके खुलेगा, वहां तो नहीं खुलेगा। तो मैं बहुत कृतज्ञ हूं सिंघवी साहब का, डॉक्टर साहब का। कहाँ गए डॉक्टर साहब? हाँ, डॉक्टर साहब आपका बहुत कृतज्ञ हूं कि आपने, अब मैं आपसे कोई काम नहीं बोलूंगा कि मुझे इलाज करवा दीजिए, वो मैं कभी नहीं बोलूंगा। वो तो मेरा शुरुआती लालच था जो मैंने आपको बताया भी नहीं अब तक, पर मन में था। और मुझे लगता है कि सच बोल देने से मुक्ति रहती है, झूठ बोलने में बड़ी दिक्कतें हैं, सच बोल देने से आदमी मुक्त रहता है। तो मेरा शुरुआती आपसे जो संवाद था वो लालच की बदौलत था। अब तो हम अच्छे दोस्त हो गए हैं। तो मैं कृतज्ञ हूं कि आपने मुझे यहां बुलाया और इतने सुंदर संसार के बीच में आने का मौका दिया। मैंने जब स्कूल को देखा मुझे लगा कि टैगोर, महात्मा गांधी और पटेल जैसे एक हो गए हूं। टैगोर के शांति निकेतन में जो सबसे सुंदर कॉन्सेप्ट मैंने देखा कि क्लासरूम के अंदर पढ़ाई नहीं करनी है, पेड़ के नीचे बैठना है, खुले में बैठना है, प्रकृति में बैठ के पढ़ना है। मैंने देखा कि यहाँ क्लासरूम में चेयर्स हैं ही नहीं, केवल छोटे से स्टूल है, वो उठाना है और पेड़ के नीचे चले जाना है और जहां मन करे वहां बैठ के पढ़ना है। क्यों एक चार दीवारी के अंदर बैठ के ही हम पढ़ाई करेंगे? महात्मा गांधी ने एक बहुत अच्छा विचार दिया था बुनियादी तालीम का, बुनियादी शिक्षा का, जो स्वावलंबन में जोर देता है, स्किल्स की ट्रेनिंग पर जोर देता है, मातृभाषा में शिक्षा पर जोर देता है। और मैंने पाया कि वो सारे के सारे सिद्धांत इस स्कूल के अंदर ठीक वैसे ही चल रहे हैं। और सरदार पटेल का तो आशीर्वाद जैसा आश्रम को मिला ही है, तो उनके प्रति तो कृतज्ञ होना वैसे भी बनता है। दूसरा, मैं थोड़ा सा मुरारी बापू साथ में है, उनका जिक्र करके फिर मैं अपने मूल विषय पे आता हूं, सरदार पटेल पर। मेरा आज तक ऐसा सौभाग्य नहीं हुआ कि मैं किसी कथा में जाके सुन सकूं, और मैं बहुत संदेह करने वाला व्यक्ति हूं, मैं बहुत विश्वास करने वाला व्यक्ति हूं नहीं। मैं ईश्वर को लेके भी उतना आग्रही नहीं हूं। मुझे फिलॉसफी पढ़ते पढ़ते ज्यादा संदेह मन में रहता है, बहुत ज्यादा। ईश्वर भी हैं या नहीं हैं तो कैसे हैं, वो सब सवाल मेरे मन में बहुत ज्यादा चलते हैं। पर मैं नास्तिक नहीं हूं, मैं अज्ञेयवादी हूं। अज्ञेयवाद का मतलब होता है कि मुझे पता नहीं ईश्वर हैं या नहीं हैं तो कैसे हैं, पर मैं संभावना मानता हूं कि वो हैं, और अगर दुनिया चल रही है तो हो सकता है कि उन्हीं की बदौलत चल रही होगी। इस संभावना को मानता हूं। मैं ये भी महसूस करता रहा हूं कि जो संत का एक सुंदर अर्थ होता है, मैं संत कबीर का बहुत सम्मान करता हूं। मैंने कबीरदास को अच्छे से पढ़ने का प्रयास किया है और बहुत प्रेरित होता हूं उनसे, उनकी बातों से सीखता हूं। संत रैदास को मैंने अच्छे से पढ़ने का प्रयास किया, कई बार किया। तो मैं अक्सर सोचता हूं कि संत का मतलब क्या होता है। तो एक बार एक किताब में मुझे बड़ी सुंदर बात मिली। एक उम्र तक मेरा थोड़ा सा लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी की तरफ काफी झुका हुआ था, तो मुझे धर्म, संत, इन सब से लगभग अरुचि सी थी। नफरत तो नहीं कहूंगा, पर अरुचि जैसा भाव रहता था। मेरे पेरेंट्स भी परेशान थे क्योंकि मैं कुछ अतिवाद के रास्ते पर उस समय चलता था। मुझे लगता था कि संत वो लोग हैं जो दुनिया के संघर्षों को छोड़ के भाग गए हैं। अरे भाई, मैं बुद्ध को पढ़ता था, महावीर, वर्धमान महावीर को पढ़ता था। मुझे लगता था कि क्यों ऐसा करते हो भाई,
सब लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, रोजी रोटी का संकट सबके सामने है, सबके बच्चे हैं, उनकी शादी होगी नहीं होगी, करियर होगा नहीं होगा, इतना इतना स्ट्रगल है। उस स्ट्रगल से हम तटस्थ हो जाएं, ये मुक्ति कैसे हो सकती है? फिर एक बार मेरे हाथ में किताब लग गई, क्योंकि मुझे किताब पढ़ने का शौक है और मेरे सबसे अच्छे दोस्त अगर कोई हैं तो किताबें ही हैं। और एक किताब इसी विषय पर मैंने पढ़ी कि संत होने का मतलब क्या होता है। तो उसमें बड़ी सुंदर एक व्याख्या थी कि संत वो नहीं है जो दुनिया की मुख्य धारा से भाग गया है। संत वो है जो जानता है कि अगर वो मुख्य धारा में उतर गया तो शायद सबको हरा देगा, पर वो उतरने से पहले ही जानता है कि सबसे जीत के भी कुछ हासिल नहीं होगा। और इसी बात को कुछ और लोगों ने दूसरी भाषा में कहा, द मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग अबाउट द रैट रेस इज दैट इवन इफ यू विन यू आर स्टिल ए रैट। चूहों की दौड़ की सबसे रोचक बात यह है कि अगर आप जीत भी जाएं तो भी चूहे ही रहते हैं। और जिससे समझ लिया कि चूहा होना ही नहीं है, तो चूहों की दौड़ में दौड़कर किसको जीत के दिखाना है? अगर मैं जीत के दिखा भी दूं, अगर मैं जीत के दिखा दूं, किसको दिखाना है? क्या कोई इतना महत्वपूर्ण है कि उसको दिखाने के लिए मैं अपने 10 साल खराब कर दूं या 20 साल खराब कर दूं? क्यों दिखाऊं? और अंततः तो साक्षी भाव से खुद को ही देखना है। और यदि मैं अपनी चेतना के सही रास्ते पे नहीं हूं तो दुनिया की नजर में कितने भी सही रास्ते पे हूं, वो सही रास्ता कैसे हो सकता है? मेरा सही रास्ता तो मेरी चेतना, मेरी अंतरात्मा तय करेगी। और यदि मेरी अंतरात्मा इस बिंदु पर सुकून महसूस करती है कि मुझे उस चूहों की दौड़ में शामिल होना ही नहीं है, तो नहीं होना है। और मैं कल से, मुझे डॉक्टर सिंघवी साहब ने कई जिक्र किए बापू के, कि कैसे उनकी कथा में लोग, और गुजरात के लोग कितने दानी हैं वो भी पता लगा। सूरत के बारे में विशेष रूप से पता लगा कि 50 करोड़ 100 करोड़ का दान हुआ, एक अस्पताल बन गया। फिर कथा हुई, फिर 125 करोड़ का दान हो गया, इससे एक और अस्पताल बन गया। इतना कंट्रीब्यूशन तो बड़े बड़े मंत्री, नेता और आईएएस नहीं कर पाते हैं। तो उससे लाख गुना अच्छा है कि हम संत बन के ही अपना काम करें और समाज के लिए जो कर सकते हैं वही करें। तो मैं बापू बहुत कृतज्ञ हूँ कि मैं तो इस लालच में था कि मैं ज़्यादा सुनूंगा, पर मुझे बताया गया कि मुझे सुनाना ज़्यादा है, सुनना कम है। ये वैसे ज्यादती है, बहुत बहुत ज्यादती है आपकी कि मुझे ज़्यादा समय दिया आपने और बापू कम बोल रहे हैं। इसका उल्टा होना चाहिए था, पर ठीक है, आपने अपना कुछ मुझे सोची होगी इसके पीछे। अब मैं सरदार पटेल पर आता हूं, जो मेरा मूल विषय है। सरदार पटेल के बारे में आजकल जब लोग बोलते हैं तो एक अजीब सा भाव बहुत प्रचलित हो गया है कि जब तक हम महात्मा गांधी और नेहरू जी की 4 बुराइयां ना कर दे, लोग वो सोचते हैं कि पटेल की तारीफ हो नहीं पाई ठीक से। तो मैं उस तरह का आदमी नहीं हूं, मैं पहले स्पष्ट कर रहा हूं। आप अगर ये उम्मीद कर रहे हैं कि मैं गांधी जी को 4 लाइनें सुनाऊंगा और नेहरू जी के बारे में 4 गलत बातें बोलूंगा, मैं ऐसा नहीं करूंगा। मेरा मानना है कि एक बहुत बड़ी लड़ाई एक व्यक्ति नहीं लड़ता है, एक टीम लड़ती है। और टीम में हर व्यक्ति का अपना चरित्र होता है, अपना व्यक्तित्व होता है, अपनी भूमिका होती है। हम ये नहीं कह सकते कि एक ही व्यक्ति पर्याप्त था, बाकी सब यूं ही थे, ऐसा नहीं। सबकी अपनी अपनी महत्ता थी, अपनी भूमिका थी। एक बहुत बड़े रंगमंच पे हर व्यक्ति का अपना किरदार होता है और उस किरदार को करीने से निभाना, यही उसकी महानता होती है। मैं ये जरूर मानता हूं कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जितने सम्मान के हकदार थे उतना हमारी पीढ़ियों ने उनको दिया नहीं। ये हमारी पीढ़ियों पर लानत की बात है, ये मैं जरूर मानता हूं और ये हमें सुधारना चाहिए। क्यों सुधारना चाहिए? मैं कुछ ऐसी बुनियादी बातें आपसे कहूंगा। क्योंकि मैं यूपीएससी के लिए पढ़ाता हूं, तो इतिहास पर लंबा लेक्चर देना तो सामान्य बात है, पर आज जो ऑडियंस, मैंने पूछा पहले कौन लोग रहने वाले हैं, तो बताया कि स्कूल के बच्चे होंगे, कुछ समाज के लोग होंगे। तो मैं ये मान के आया था कि हमें बहुत आसान बातें करनी है, मुश्किल बातें नहीं करनी है। मुझसे कोई पूछे कि सरदार पटेल को आप किस रूप में देखते हैं, बल्कि आज से 4-5 साल पहले मेरी माताजी का देहांत 2018 के अंत में हुआ, नवंबर में। और जब ऐसा हुआ
तो स्वाभाविक सी बात है कि मेरे पिताजी, जिनकी उम्र लगभग 80 साल है, वो काफ़ी अकेले हो गए थे, टूट से गए थे। वो भी बहुत एक्टिव हैं, पढ़ते लिखते हैं, किताब हर महीने एक किताब लिखते हैं, एक मैगजीन निकालते हैं। मुझसे ज़्यादा युवा हैं, मैं तो उनकी तुलना में बूढ़ा हूँ। तो मैंने उनसे पूछा अगले साल, मैंने कहा पिताजी आपका जन्मदिन आने वाला है, मतलब माता जी की मृत्यु के शायद 3 महीने बाद की बात, 2 महीने बाद की बात है। तो मैंने कहा आपका जन्मदिन आने वाला है, आप क्या चाहते हैं, कैसे मनाएं? मुझे लग रहा था कहीं वो ये ना कहे कि मेरा मन नहीं है मनाने का या कुछ ऐसा। उन्होंने कहा कि मुझे ना जो सरदार पटेल की प्रतिमा बनी है वहां ले चलो। तो मेरे मन में इच्छा थी, इसी बहाने उनका मन भी बहला, तो हम वहां गए। और वहां जो बच्चा उस समय एसडीएम था, उससे बड़ा सहयोग किया। आज वो बल्कि आया भी है, शायद मुझसे मिलने भी मिलेंगे मुझे, वो थोड़ी देर में आएंगे। मेरे बड़े अच्छे दोस्त बन गए वहां उस दिन सब लोग। उस दिन में म्यूजियम देखा। करमसद तो मैं अपने पिताजी और माँ दोनों को लेके गया था, पत्नी भी गई थी, सब लोग गए थे उनका घर देखने के लिए। तो कोई मुझसे पूछता है कि सरदार पटेल को लेकर आपके मन में क्या भाव सबसे पहले आता है? मेरे मन में एक ही भाव आता है कि नेतृत्व का जो गुण किसी व्यक्ति में सबसे बेहतर हो सकता है, सबसे बेहतर हो सकता है, उसकी साक्षात मूर्ति देखनी है तो मैं सरदार पटेल को याद करूंगा। अगर मुझे किसी एक व्यक्ति का नाम बोलना हो तो सरदार पटेल का नाम बोलना चाहूंगा। क्यों बोलना चाहूंगा? उसकी वजह अलग हैं, शायद वो वजहें थोड़ी सी इतिहास में आपको अलग लगे, पर मैं आपको 2-3 वजहें बता के बात समाप्त करूंगा। और क्योंकि मुरारी बापू हैं, राम कथा वो करते हैं, तो मैं बीच बीच में भगवान राम का जिक्र भी लाऊंगा ताकि थोड़ा सा पर्सपेक्टिव और सही तरीके से हम समझ सकें। भगवान राम के बहुत सारे रूप हैं। वाल्मीकि के रामायण में अलग रूप है, भवभूति के उत्तर रामचरित में अलग रूप है। उसके बाद गोस्वामी तुलसीदास ने जब लिखा रामचरितमानस, उसमें काफी नया रूप वो लेके आए। और जो अवतारी राम थे वो मर्यादा पुरुषोत्तम राम बनकर हमारे सामने आए। और जिन राम को हम जानते हैं वो आमतौर पे गोस्वामी तुलसीदास ने जिस राम के चरित्र का निर्माण किया उनको हम ज्यादा जानते हैं। मैं हिंदी साहित्य का विद्यार्थी भी हूँ, हिंदी साहित्य में उसके बाद भी चीजें होती रही हैं। 20वीं सदी की शुरुआत में महात्मा गांधी के समय में ही मैथिली शरण गुप्त ने साकेत लिखा, उसमें राम का नया रूप सामने रखा, जिसमें वो प्रश्न कर रहे हैं, राम तुम ईश्वर हो मानव नहीं हो क्या, या राम तुम मानव हो ईश्वर नहीं हो क्या? और वो कह रहे हैं कि हे राम, इस देश को मत भूलना, राम तुम्हें यह देश न भूले, धाम धरा धन जाए भले ही, यह अपना उद्देश्य न भूले। और भगवान राम राष्ट्रभक्त नायक के रूप में उभरते हैं साकेत नाम की रचना में 20वीं सदी की शुरुआत में। फिर 1936 में हिंदी के सबसे बड़े कवि निराला राम की शक्ति पूजा एक कविता लिखते हैं। वहां फिर राम का एक नया चेहरा सामने आता है, एक बहुत ही उदात्त स्वरूप, सबलाइम स्वरूप, गरिमा से भरा व्यक्तित्व। फिर आजादी मिलने के बाद नरेश मेहता ने एक और पुस्तक लिखी, संशय की एक रात। वो राम के एक और रूप को सामने लेके आता है, जिसमें राम को दुविधा है, और एक बड़े व्यक्ति को दुविधा होनी चाहिए। उनको दुविधा यह है कि सीता की मुक्ति तो मेरी निजी लड़ाई है, मेरी पत्नी का अपहरण हुआ तो लड़ना मेरा धर्म बनता है, लेकिन उस लड़ाई में मैं इस पूरे समाज को, पूरी सेना को झोंक दूं, ये उचित है या अनुचित है? और रात भर वो इस दुविधा में रहते हैं, और उसके बाद उनको इस प्रश्न का सही उत्तर मिलता है, और उसी बिंदु पर संशय की एक रात पूरी कविता समाप्त होती है। तो मुझे जो पूरी भारतीय परंपरा में एक सबसे महान आदर्श नजर आता है अलग अलग रूपों में, वो भगवान राम का है। और मैं महसूस करता हूं कि जब हम पटेल को समझें और थोड़ा सा दोनों व्यक्तित्वों की तुलना करके समझें तो बात और गहरे से हम महसूस कर सकते हैं कि पटेल का पटेलत्व राम के रामत्व के कितना नजदीक है, इन दोनों में कितनी गहरी समानताएं हैं। एक प्रसंग से बात शुरू करते हैं, जिस प्रसंग पर लोग नाराज रहते हैं, पर मैं यह नाराजगी जाहिर करने नहीं आया हूं। मैंने आपसे पहले ही कहा कि मैं ना नेहरू जी के बारे में एक गलत वाक्य बोलूंगा, ना गांधी जी के बारे में बोलूंगा। और पटेल जी को महान होने के लिए इसकी जरूरत नहीं है कि हम किसी को नीचा करके दिखाएं, वो वैसे ही बहुत बड़े हैं, किसी को मैं छोटा क्यों करूं उसके लिए, है ना।
is where we clean the clothes. हंसने की बात थी इसमें? मैं कई बार घबरा जाता हूं, क्यों हंसते हैं? लॉन्ड्री इज ए प्लेस वेयर वी कैन क्लीन द क्लोथ्स, इसमें क्या हंसने की बात थी? ये कह रहे मैं तो हंसा ही नहीं है बोल के हंस पड़े जोर से। क्या बात है? इन द सेम वे इफ यू मेक द मनी क्लीन, आई मीन कन्वर्टिंग द ब्लैक मनी इनटू व्हाइट मनी, दिस प्रोसेस इज नोन एज मनी लॉन्ड्रिंग। तो एनजीओस में ये खूब चलता है मनी लॉन्ड्रिंग का प्रोसेस। कैसे होता है जानते हैं? थोड़ा बहुत मनी लॉन्ड्रिंग प्रोसेस जानते हैं? वैसे आप जब सिविल सर्वेंट बनेंगे जान ही जाएंगे। आई कैन टेल यू वन एग्जांपल कैसे होता है। जैसे एक्स एनजीओ है, ठीक है, इसने मान लीजिए 100 करोड़ रुपए की फंडिंग इसको मिली वाई कंपनी से। इन जनरल नो कंपनी इज विलिंग टू गिव एनीथिंग इन चैरिटी और डोनेशन, दिस इज अ फैक्ट। बहुत कम लोग हैं जो बाई चॉइस चैरिटी करते हैं। अब सीएसआर का मामला आ गया है, कल पढ़ेंगे, दैट इज नेसेसरी। Let us assume there is a company who has the profit of 10,000 crore rupees in one financial year, big company. So it has to spend 100 crore rupees in CSR. तो उसने सोचा हम कैसे करेंगे। उसने एक्स एनजीओ से कहा भैया ऐसा है, बताओ कितना कितना चलता है। उसने कहा जी 70-30। ये बोले 60-40 अलग होता है, वो यहां नहीं चलता है। 70-30 का मतलब ये हुआ मोटा मोटा, वी विल गिव यू 100 करोड़ रुपीज इन चेक एंड यू विल रिटर्न अस 70 करोड़ रुपीज इन कैश। 30 करोड़ आपका, 70 कैश में वापस। और या फिर हम आपको 100 करोड़ देंगे, इसके बदले आप हमें 150 करोड़ के ऑर्डर्स देंगे जिसमें हमारा प्रॉफिट 90 करोड़ का होगा। सच काइंड ऑफ दीज एक्टिविटीज, बट दिस इज प्योर मनी लॉन्ड्रिंग। कैश में लेके चेक से दे देना। अब ये कैसे मैनेज करेंगे? 100 या 70 दे दिया, मैनेज कैसे करें? 30 ही बचा। दिखाना भी है कि हमने क्या क्या किया, रिपोर्ट्स बनानी है। तो एक्स वाले क्या करेंगे? 100 यहां से आएगा, 100 यहां से आएगा, 100 यहां से आएगा, 100 यहां से आएगा, सबको 70-70 वापस कर दिया। अब क्या होगा? एक इवेंट होगा। व्हेन एनजीओस ऑर्गेनाइज इवेंट्स, कभी ध्यान से देखिएगा, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ऑल एनजीओस, कुछ की बात करूं जो अफगानिस्तान में है। दिस हैज नथिंग टू डू विद इंडियन एनजीओस। तो मैंने एक बार देखा, मुझे बड़ा मजा आया, तो एक सीन देख के इतना आनंद आया, वाह क्या तरीका है। इतनी ताकत लगाई होती पढ़ने लिखने में तो कमाल हो जाता। क्या करते हैं कि जैसे 500 बच्चों को बुलाया है, उनको स्कूल बैग्स वगैरह देने हैं, तो 7-8 बैनर्स बने होते हैं कि दिस कंपनी सोशल वेंचर, ये फलाना ठिकाना स्कूल बैग का वितरण होगा। एक बैनर है, ऐसे 8 बैनर अलग अलग कंपनी के नाम से बने हुए हैं, अलग अलग कलर में। 500 बच्चे आए, लैपटॉप देंगे, 500 लैपटॉप देंगे, 1-1 लाख का लैपटॉप, 5 करोड़ रुपए। तो पहले एक बैनर लगाया, 50 बच्चों को बुलाया, उनको लैपटॉप दिया, पीछे रिकॉर्डिंग हो गई, फिर बैनर चेंज, दूसरा बैनर, फिर 50, बैनर चेंज, बैनर चेंज, और 8 कंपनियों के अकाउंट में 500 लैपटॉप दिखा दिए। ठीक, और वीडियो है, पूरा फोटो है, वीडियो है, पूरा प्रूफ है। और बच्चे लैपटॉप लेके खुश हैं, बाहर निकल रहे हैं, उनसे वापस लेते जा रहे हैं। लैपटॉप लिए, कुल्फी दी लो बेटा। और लैपटॉप किराए पे थे, वापस चले गए। And we have documented evidence that we have distributed 500 laptops, whereas we have not distributed even a single laptop.
and the records for 8 companies have been created with use of different banners and videos and photographs. वो भी क्या करे, जब 100 मिले 70 चला गया वापस, 30 में ही सारा काम चलाना है, फिर वही सब होता है. This is how money laundering takes place. अमीर समाज की वैल्यूज अलग होती हैं, एक स्ट्रगलिंग मिडिल क्लास की वैल्यूज अलग होती हैं. बताइए आप जरा कैसे. स्ट्रगलिंग मिडिल क्लास में बच्चों को वैल्यू मिलती है कि आपको सबसे अच्छा होना है, क्योंकि सबसे अच्छा हुए बिना आप सर्वाइव कर नहीं पाएंगे, सेफ्टी नेट नहीं है. तो इंडिया में मिडिल क्लास के बच्चों पर इतना प्रेशर है कि भैया सबसे अच्छे, फर्स्ट जाओ, टॉप करो, सबको हराओ, क्योंकि कुछ ही लोग शानदार जिंदगी जी पाएंगे फाइनेंशियली. अमेरिका में लगभग हर बच्चे को पता है कि एक ठीक ठाक जिंदगी मिल ही जाएगी. आदमी रेस तभी लगाता है जब उसको भागना हो, जब चल के काम चल रहा है तो कोई क्यों रेस लगाएगा. इसलिए अमेरिका में या विकसित देशों में जनरली आपको वो वैल्यू सिस्टम नहीं मिलेगा कि हमें सबको हरा देना है. उनके लिए वीकेंड के 2 दिन सबसे क्रूशियल होते हैं. वो 5वें दिन काम से भागते हैं ताकि 2 दिन कहीं दूर जाके छुट्टियां मना लें फैमिली के साथ, दोस्तों के साथ. उन 2 दिनों के लिए 5 दिन काम करते हैं, क्योंकि एक अमीर समाज तो वैसे सोचेगा ना, जब आपके पास सारी सुविधाएं हैं, सोशल सिक्योरिटी है, पैसा है, सम्मान है, सब कुछ है, आप क्यों रात दिन काम करना चाहेंगे, किसको हराएंगे. आपको मैक्सिमम क्या चाहिए, एक अच्छी कार चाहिए, वो आप वैसे ही कमा लेंगे, आपकी मंथली सैलरी में कार आ जाती है वहाँ पर. तो जब सारी सुविधाएं हैं, घर वहाँ यहाँ से बहुत सस्ते हैं. दिल्ली में घर खरीदना इतने में आप अमेरिका में 6-7 घर खरीद सकते हैं, केवल कुछ इलाके छोड़ के. वहाँ घर खरीदना भी आसान है, कार खरीदना एकदम आसान है, सड़कें अच्छी हैं, तो आपको जो जो सपने हैं वो सब 2-3-4 महीने की सैलरी में पूरे हो जाते हैं. फिर किस बात की भाग दौड़ है. इसलिए अमेरिकी समाज के लोगों का वैल्यू सिस्टम अलग होना ही होना है. हाँ, जो भारत के लोग यहाँ से जाते हैं क्योंकि उनके पास बहुत सारे बर्डन्स पहले से हैं, यहाँ पूरे ख़ानदान को ठीक करना है, तो वहाँ से पैसा कमा के टैक्स चुका के फिर पैसा यहाँ भेजना है, उनका लाइफस्टाइल अपग्रेड करना है. लेकिन जो नेक्स्ट जनरेशन आती है वहाँ पर, यहाँ से जो लोग गए हैं, उनके जो बच्चे वहाँ पैदा होते हैं, आप देखेंगे उनका भी वैल्यू सिस्टम लगभग वैसा होने लगता है. हाँ, ट्रू. दे आर नॉट रनिंग फॉर एनीथिंग. हाँ, दे आर रनिंग फॉर जॉय. यस. आप 20-25 साल हो गए आपको, 25 साल हो गए. ये 25वां साल है मुझे दृष्टि चलाते हुए और 26वां साल पढ़ाते हुए है. तो जो मिडिल क्लास स्टूडेंट्स 25 साल पहले थे और जो आज के मिडिल क्लास के जो बच्चे हैं, उनमें कोई फ़र्क देखते हैं आप? ये जो आप कह रहे हैं कि वर्क लाइफ बैलेंस जो अमीर मुल्कों में, ये सब चौंचले अमीरों के होते हैं. यहाँ पर मिडिल क्लास स्टूडेंट्स में आप देखते हैं? नहीं. गरीबों और मध्य वर्ग के लोगों को ये सब अभी भी नहीं है, ये सब जुमले बोलने का हक भी नहीं है. देखिए, वर्क लाइफ बैलेंस एक एलीट कॉन्सेप्ट है जो कि अच्छा है, एक समय के बाद आना भी चाहिए दिमाग में. एक गरीब आदमी कैसे वर्क लाइफ बैलेंस करेगा? मिडिल क्लास का आदमी जिसके सपने बड़े हैं, अगर वो कहे कि मैं वीक में 5 दिन काम करूंगा, 8 घंटे ही काम करूंगा, 40 घंटे का वीक चाहिए, तो मिडिल क्लास में ही जिंदगी भर रहेगा. अगर आपके सपने बहुत छोटे हैं तो आप वर्क लाइफ बैलेंस मैनेज कर लीजिए. मैं तो एंटरप्रेन्योर हूँ, मैं तो वर्क को ही लाइफ मानता हूँ, इसलिए मुझे वर्क और लाइफ में इतना गैप नज़र नहीं आता. आपके कोई सैटरडे संडे नहीं है? मेरे सभी डे सैटरडे संडेज हैं और सैटरडे संडेज भी मेरे वर्क डेज हैं, तो आई एंजॉय वर्किंग. तो अब क्योंकि मैं जिस लेवल पे हूँ वहाँ मेरे लिए छुट्टी मैनेज करना बहुत मुश्किल नहीं है, मैं मैनेज कर सकता हूँ जी. लेकिन कम से कम 10-15 साल ऐसे थे जब छुट्टी नहीं मिलती थी मुझे. मैंने 7 डेज काम किया है, मेरे परिवार ने मेरा साथ दिया है, परिवार ने भी काम किया है साथ साथ. तो हमें कभी ऐसा लगा नहीं कि वर्क लाइफ बैलेंस बिगड़ गया हमारा. और एंटरप्रेन्योर होने, जैसे आप भी टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज आप भी एंटरप्रेन्योर हैं. आई डोंट थिंक आई हैव हैड एटलीस्ट स्टार्टिंग के 20-25 साल में मैंने कभी ना फोन ऑफ किया, ना नॉट अवेलेबल ऑन सैटरडे संडे, ये कभी होता नहीं था. आई थिंक खैर ये तो हम अब भी नहीं करते हैं. अभी नहीं करते. दैट्स ट्रू. तो मैं सैटरडे संडे को वो काम कर लेता हूँ जो ऑफिस के लोगों के साथ नहीं करना होता है, क्योंकि वो छुट्टी पे होते हैं सब लोग, मैं नहीं होता हूँ छुट्टी पे. तो जब स्टूडेंट्स आपसे पूछते हैं वर्क लाइफ बैलेंस के बारे में, आप क्या कहते हैं? नहीं, मेरे स्टूडेंट्स कभी नहीं पूछते. नहीं, उन्होंने आज तक नहीं पूछा. हाँ, क्योंकि वो तो स्ट्रगल कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, उनको भी कहाँ इन सब. प्रोफाइल क्या होता है? लोअर मिडिल क्लास, अपर क्लास, कौन आते हैं आपके पास? 3 साल पहले तक हम लोग सिर्फ हिंदी मीडियम में पढ़ा रहे थे, अब हम इंग्लिश में भी हैं. तो इंग्लिश मीडियम में मिडिल क्लास सबसे ज़्यादा है,
अपर मिडिल थोड़ा सा है, लोअर क्लास कम है। सरप्राइजिंगली बहुत सारे ऐसे बच्चे आते हैं जिनके पेरेंट्स आईएएस हैं, सेक्रेटरी हैं, डीजीपी हैं किसी स्टेट में, उनके बच्चे पढ़ते हैं। तो आजकल मैं उन पेरेंट्स से भी बात करता हूँ जो लोग खुद सिविल सर्वेंट्स रहे सीनियर लेवल पे। हिंदी मीडियम में ऐसे प्रोफाइल के बच्चे नहीं आते। वहाँ लोअर क्लास से मान लीजिए 10-20% कम से कम, लोअर मिडिल क्लास शायद 30-40%, 20-30% आप अपर मिडिल मान लीजिए। रेयरली कोई बच्चा अपर क्लास से आता होगा, बहुत कम। जब से सोशल मीडिया आया उसने क्रांति कर दी है, आप ही लोगों ने और किसने की है। और सोशल मीडिया पे एक अलग तेवर है। मैंने कल यहां आने के लिए सोचा कि थोड़ा सा तथ्य देख लूं, क्या लेटेस्ट तथ्य हैं। यूट्यूब की इंडिया की रिपोर्ट निकाली कि कौन सी भाषा में कितने व्यूअर्स देखते हैं। अगर आप यूट्यूब पे ट्रेंडिंग वीडियोस देखेंगे तो ट्रेंडिंग की लिस्ट में एक तीर बना होता है, उसमें हर देश का अलग अलग है। आप पाकिस्तान का देखें, चीन का देखें, कहीं का, चीन का तो खैर क्या देखेंगे, जिन देशों में यूट्यूब चलता है वहां का देखें। इंडिया के ट्रेंडिंग वीडियोस में 50 में से लगभग 45 से 48 हमेशा हिंदी के ही आपको मिलेंगे। तो मैं सोचता था कि कहीं ऐसा खेल तो नहीं कि दक्षिण भारत का अलग चलता हो और उत्तर पूर्व का अलग चलता हो। तो मैंने ठीक से चेक किया, पूरे भारत का एक ही चलता है। तो कल मैंने यूट्यूब की रिपोर्ट निकाली भारत की, और यूट्यूब का रिकॉर्ड बता रहा हूं मैं, जितने तथ्य दे रहा हूं रिकॉर्ड हो रहा है, सारे चेक कर लीजिएगा। यूट्यूब की आधिकारिक रिपोर्ट क्या है 2020 की, भारत में जितने वीडियो बनते हैं, नहीं देखे जाते हैं, व्यूअरशिप, व्यू टाइम, 54% व्यूअरशिप हिंदी की है और अंग्रेजी की 16% है। और ये ठीक क्या संख्या है? 2011 के सेंसस में हिंदी बोलने वाले भारत में कितने हैं? 57% है। 57% आबादी 54% वीडियो देख रही है, इसमें आश्चर्य क्या है? ओटीटी की दुनिया में देख लीजिए, वाईकॉम 18 जिसका वूट नाम से चैनल आता है, मतलब ओटीटी प्लेटफॉर्म आता है, उसने एक सर्वे कंडक्ट किया। उन्होंने खूब कोशिश की, अंग्रेजी में की और भाषाओं में की, और अभी कुछ दिन पहले उन्होंने एक निकाली अपनी रिपोर्ट और बताया कि हम ओटीटी पर कितने भी एक्सपेरिमेंट्स कर लें, ओटीटी में हिंदी की भागीदारी 50% से ज्यादा ही रहती है, कम नहीं होती है। अंग्रेजी की 15% है, बाकी सारी भाषाओं के मिला के 35% है। फिर वही बात है, जिस देश में बोलने वाले 57% हैं, वहां 50% वीडियो क्यों नहीं देखेंगे? और मनोरंजन आज की दुनिया का उभरता हुआ सबसे बड़ा व्यवसाय है। यूट्यूबर नाम का व्यवसाय हमारे बचपन में तो नहीं था, आजकल यूट्यूबर हैं। मैं तो बहुत यूट्यूबर से परिचित हूं, बड़े अच्छे तरीके से दोस्त हैं मेरे। कितना वो, मतलब उनके सामने आईएएस लोग बेचारे परेशान है कि हम क्यों आईएएस बने, यही बन जाते। मतलब एक एक महीने के 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, 1 करोड़, 3 करोड़ रुपए कमाते हैं, साथ ही प्रसिद्ध है बहुत ज्यादा। ऐसी दुनिया कहाँ किसने देखी थी? कोई ट्विटर पे है, कोई इंस्टा पे प्रसिद्ध है, और अपनी भाषा की वजह से है। अच्छा, इंडस्ट्री में अंग्रेजी का बोलबाला ज्यादा है। मैंने कुछ दिन पहले एक फिल्म में थोड़ा सा काम किया, उस फिल्म का नाम 12th फेल है, अभी आने वाली अगले महीने 27 अक्टूबर को आएगी वो फिल्म। उसमें मेरी भूमिका स्क्रिप्ट राइटिंग में ठीक ठाक थी और बाद में एक्टिंग भी मुझे करनी पड़ी। मेरा अपना ही रोल है, अपना ही कैरेक्टर है, छोटा सा है, ऐसा नहीं है कि मैं फिल्म का हीरो हूं, छोटा सा रोल है। कहीं आप जाएं और आपको बड़ी निराशा हो, थोड़ा सा है। कभी गहराई से सोचा है कि इंसान दिन रात दौड़ता क्यों है? सुबह से शाम तक हजारों विचारों के बीच थकता हुआ, टूटता हुआ, सिर्फ एक चीज के पीछे भागता है, पैसा। वो मानता है कि पैसा मेहनत से बनता है, जितना पसीना गिरेगा उतना भाग्य चमकेगा। पर क्या सच में ऐसा है? क्या केवल मेहनत ही धन का मार्ग है? अगर ऐसा होता तो मजदूर सबसे अमीर होते, किसान सबसे संपन्न होते, और जो दिन रात खटते हैं उनके घरों में कभी कमी न होती। लेकिन ऐसा नहीं है। पैसा मेहनत से नहीं, समझ से बनता है। यह किसी की बाहों की ताकत से नहीं, मन की गहराई से उपजता है। मेहनत एक साधन है, पर धन एक परिणाम है, और परिणाम हमेशा चेतना पर निर्भर करता है। जिस व्यक्ति का मन सोया हुआ है उसकी मेहनत भी आंतरिक है, वह चाहे जितना काम करे भीतर से खाली रहेगा। लेकिन जो व्यक्ति जागा हुआ है उसका एक छोटा सा कदम भी जादू कर देता है।
उसकी उपस्थिति, उसकी सोच, उसकी दिशा सब कुछ मूल्यवान बन जाती है। जीवन में धन एक ऊर्जा है और ऊर्जा वहां बहती है जहां ध्यान होता है। ध्यानहीन व्यक्ति मेहनत करता है पर उसका ध्यान भय में, लालच में या तुलना में बंधा होता है। वह केवल काम नहीं कर रहा होता, वो भाग रहा होता है अपने भीतर की कमी से, अपनी असंतुष्टि से। लेकिन जब कोई व्यक्ति काम को ध्यान बना लेता है, जब हर क्रिया में सजगता आ जाती है, तब मेहनत बुद्धि में बदल जाती है और बुद्धि ही धन का मूल है। कई लोग सोचते हैं कि धन भाग्य का खेल है, कोई कहता है कर्म का फल है, पर वास्तव में यह तुम्हारी चेतना का परिणाम है। जितना तुम्हारा मन स्पष्ट होगा, जितनी तुम्हारी दृष्टि शांत होगी, उतनी ही ऊर्जा तुम्हारे माध्यम से बहकर चीजों को सुव्यवस्थित करेगी। जब मन असंतुलित होता है तो मेहनत भी बिखर जाती है। जब मन शांत होता है तो साधारण प्रयास भी सोने में बदल जाता है। धन के पीछे मत भागो, समझ के पीछे भागो, क्योंकि जब समझ आती है तो धन अपने आप तुम्हारे पास आता है। और यह समझ केवल बुद्धि की नहीं होती, यह भीतर की जागरूकता से आती है। एक जागृत व्यक्ति कुछ भी करे, वह दुकान चलाए या खेत जोते, उसका हर कार्य ध्यान से भरा होता है और ध्यान में की गई हर क्रिया 100 गुना फल देती है। कभी गौर करना, कुछ लोग बहुत कम मेहनत करते हैं लेकिन उनका जीवन समृद्ध होता है, और कुछ लोग दिन रात काम करते हैं पर उनकी थाली आधी भरी रहती है। इसका कारण यही है कि पहले ने मेहनत से ज्यादा दिमाग से काम किया और दूसरे ने केवल मेहनत को ही धर्म मान लिया। मेहनत की अपनी जगह है, लेकिन अगर उसमें दिशा नहीं, विवेक नहीं, जागरूकता नहीं, तो वह अंधी दौड़ बन जाती है। धन एक विज्ञान है, अगर तुम इसे ध्यान से समझो तो यह तुम्हें भीतर से बदल देगा। यह केवल कमाने की बात नहीं, जीने की कला है। जब तुम भीतर से स्थिर हो जाते हो, जब तुम्हारा मन शांति में टिकता है, तो हर निर्णय सही दिशा में जाता है। तुम अवसर को पहचानते हो, तुम प्रवाह को समझते हो। वहीं से असली बुद्धिमत्ता शुरू होती है और वही बुद्धिमत्ता धन को आकर्षित करती है। ध्यान देना, मेहनत और बुद्धि का फर्क उसी तरह है जैसे अंधे और देखने वाले का फर्क होता है। अंधा भी चल सकता है पर ठोकर खाता रहेगा, देखने वाला धीरे चलता है पर सही चलता है, और अंत में वही आगे निकलता है। धन को लेकर समाज ने जो भ्रम बनाए हैं वे बहुत गहरे हैं। हमें सिखाया गया कि मेहनत ही सब कुछ है, और यही शिक्षा ने करोड़ों लोगों को संघर्ष में डाला, क्योंकि उन्होंने मेहनत तो की लेकिन ध्यान नहीं लाया। उन्होंने शरीर से काम किया, मन से नहीं, और जब मन अनुपस्थित होता है तो जीवन का जादू खो जाता है। सच्चा धन केवल वही कमा सकता है जिसने भीतर की समृद्धि को छुआ है, जिसने जाना है कि पैसा का कोई लक्ष्य नहीं बल्कि एक दर्पण है जो तुम्हारे भीतर की स्थिति को दिखाता है। अगर तुम भीतर से डर में जीते हो तो तुम्हारे निर्णय डर से चलेंगे। अगर तुम भीतर से लालच में जीते हो तो तुम्हारा धन भी तुम्हें बांधेगा। लेकिन अगर तुम भीतर से जागे हुए हो, संतुलित हो, तो पैसा तुम्हारा सेवक बनेगा, स्वामी नहीं। इसलिए पहले मन को समझो, फिर संसार को। पहले चेतना को स्थिर करो, फिर बाजार को समझो। तभी तुम जान पाओगे कि धन वास्तव में क्या है और क्यों वह केवल मेहनत से नहीं बल्कि दिमाग से बनता है। जब हम कहते हैं कि पैसा मेहनत से नहीं दिमाग से बनता है, तो हमारा मतलब चालाकी से नहीं होता, क्योंकि चालाक इंसान भी अंततः दुखी रहता है, उसका धन भी बोझ बन जाता है। यहां दिमाग का अर्थ है सजगता, समझ, विवेक और जागरूकता। दिमाग से काम करने का अर्थ है हर स्थिति को होश से देखना, हर निर्णय को स्पष्टता से लेना, हर अवसर को भीतर की शांति से समझना। एक अचेत व्यक्ति का मन हमेशा जल्दबाजी में होता है। वह बिना देखे निर्णय लेता है, बिना समझे प्रतिक्रिया करता है। वह सोचता है कि वह कुछ कर रहा है, लेकिन वास्तव में उसके भीतर भय, प्रतिस्पर्धा और असुरक्षा काम कर रही होती है। उसका हर कदम बस दूसरों को देखकर उठता है, और इसीलिए उसकी मेहनत चाहे जितनी भी हो कभी स्थायी परिणाम नहीं देती। जब तुम भीतर से शांत होते हो
तो तुम्हारे भीतर एक अदृश्य बुद्धि जागती है। वह तुम्हें दिखाती है कि कहां ऊर्जा लगानी है और कहां नहीं। यही बुद्धि असली दिमाग है। यह वही क्षमता है जो सैकड़ों लोगों के बीच किसी एक व्यक्ति को अलग बनाती है। वह देख सकता है जो बाकी नहीं देख पाते। वह समझ सकता है जो बाकी चूक जाते हैं। यही समझ पैसा पैदा करती है। धन का निर्माण केवल बाहर नहीं होता, उसका मूल भीतर की स्थिति में होता है। अगर मन बिखरा हुआ है तो बाहर का संसार भी बिखरा रहेगा, और अगर मन केंद्रित है, शांत है, सजग है, तो साधारण चीजें भी असाधारण बन जाती हैं। धन के पीछे भागना एक भ्रम है, क्योंकि धन तुम्हारे भीतर के विकास का परिणाम है। जैसे पेड़ फल तभी देता है जब उसकी जड़ें गहरी हों, वैसे ही जीवन भी धन तभी देता है जब तुम्हारी समझ गहरी हो। मेहनत शाखाएं हैं लेकिन समझ जड़ है, और अगर जड़ कमजोर है तो शाखाएं कितनी भी हों फल नहीं लगेंगे। समझदार व्यक्ति अपनी ऊर्जा को व्यर्थ नहीं गंवाता। वह काम करता है लेकिन भीतर से शांति में होता है। वह योजना बनाता है लेकिन बिना तनाव के। वह निर्णय लेता है लेकिन अधीरता से नहीं। उसकी हर क्रिया में एक प्रकार की लय होती है, जैसे कोई संगीत चल रहा हो, जैसे कोई नृत्य हो रहा हो, और यही आंतरिक संगीत उसकी बाहरी समृद्धि बनता है। पैसा सिर्फ लेन देन का माध्यम नहीं है, यह ऊर्जा का प्रवाह है, और यह प्रवाह वहीं बहता है जहां संतुलन होता है। एक बेचैन व्यक्ति धन पा भी ले तो वह टिकता नहीं। जैसे बाल्टी में छेद हो, पानी भरने से पहले ही निकल जाता है। ऐसा व्यक्ति चाहे कितना भी कमाए, उसकी कमी बनी रहती है। पर जिस व्यक्ति ने अपने भीतर के छेद भर दिए हैं, जो शांत, केंद्रित और सजग है, उसके पास चाहे थोड़ा धन आए, वह उसे संभालना जानता है, और धीरे धीरे वो थोड़ा बहुत में बदल जाता है। दिमाग से काम करने का अर्थ है खुद को और अपने जीवन को गहराई से देखना। जब तुम किसी काम को शुरू करते हो तो पहले अपने भीतर झांको, यह काम तुम्हारे स्वभाव से मेल खाता है या नहीं। अगर नहीं तो चाहे कितनी भी मेहनत करो, वह तुम्हें सुख नहीं देगा, और जब सुख नहीं है तो सृजन नहीं है। जो काम आनंद से नहीं किया जाता वह केवल श्रम है, और जो काम ध्यान से, आनंद से किया जाता है, वही धन का बीज बनता है। बुद्धिमान व्यक्ति समझता है कि धन केवल आहर की संपत्ति नहीं, बल्कि भीतर की स्पष्टता है। वह जानता है कि जब तक मन संतुष्ट नहीं, तब तक लाखों रुपये भी कम हैं, और जब मन शांत हो जाए तो थोड़ा भी पर्याप्त है। यह समझ एक अलग तरह की स्वतंत्रता देती है, जिसमें तुम पैसे के पीछे नहीं भागते, बल्कि पैसा तुम्हारे पास आता है, क्योंकि अब तुम उसके दास नहीं, स्वामी हो। स्मरण रखना, पैसा उसी के पास टिकता है जो उसे समझता है। जैसे अग्नि उसी के लिए उपयोगी है जो उसे संभालना जानता है, वैसे ही धन भी उसी के लिए वरदान है जो भीतर से परिपक्व है। अपरिपक्व व्यक्ति पैसा पाकर और दुखी हो जाता है, क्योंकि वह उसे आनंद से नहीं, भय से पकड़ता है, और भय कभी सुरक्षा नहीं बनाता। इसलिए यदि तुम धनवान बनना चाहते हो तो पहले यह जानो कि तुम्हारी चेतना कैसी है। क्या तुम्हारा मन अव्यवस्थित है? क्या तुम हर निर्णय में उलझन में रहते हो? क्या तुम्हारे भीतर निरंतर चिंता चलती है? तब तुम्हारा रास्ता अभी भीतर की ओर है, बाहर की ओर नहीं। पहले खुद को व्यवस्थित करो, फिर संसार अपने आप व्यवस्थित हो जाएगा, क्योंकि जो भीतर जीत लेता है उसे बाहर जीतने की आवश्यकता नहीं रहती। उसके कदम अपने आप सही दिशा में चलते हैं, उसकी मेहनत भी फलदायी बनती है, उसका हर कार्य समृद्धि का कारण बनता है। जीवन में बुद्धिमत्ता सबसे बड़ा निवेश है। मेहनत शरीर की शक्ति है, पर बुद्धिमत्ता आत्मा की, और आत्मा से किया गया कार्य कभी व्यर्थ नहीं जाता। जो भीतर से जागा हुआ है, उसकी हर योजना, हर निर्णय में ब्रह्मांड उसका साथ देता है। बुद्धि से कमाया गया पैसा केवल बाहरी नहीं होता, उसमें एक प्रकार की पवित्रता होती है, उसमें संतुलन होता है। वह जीवन में सुख लाता है, नशा नहीं। वह स्वतंत्रता देता है, बंधन नहीं।
इसलिए याद रखो, दिमाग से काम करना कोई तकनीक नहीं, यह एक साधना है। यह जीवन को गहराई से देखने की कला है। यह निर्णय लेने की वह क्षमता है जो हड़बड़ी से नहीं, शांत ध्यान से जन्म लेती है। और जब यह ध्यान तुम्हारे भीतर उतरता है तो पैसा तुम्हारे चारों ओर बहने लगता है, जैसे हवा, जैसे धूप, जैसे जीवन की कोई स्वाभाविक धारा। हम बचपन से सुनते आए हैं, मेहनत ही सफलता की कुंजी है। ये बात आधी सच है और आधा भ्रम है। मेहनत जरूरी है, लेकिन अंधी मेहनत नहीं। बिना दिशा की मेहनत वैसी है जैसे कोई नाविक बिना दिशा के समुद्र में पतवार चला रहा हो। वह थक जाएगा पर कहीं नहीं पहुंचेगा। मेहनत का अर्थ केवल शरीर का परिश्रम नहीं, बल्कि बुद्धि की सजगता भी है। जो व्यक्ति मेहनत करता है पर सोचता नहीं, वह पत्थर ढोने वाले मजदूर की तरह है। रोज वही काम, वही संघर्ष, वही थकावट। और जो व्यक्ति मेहनत के साथ सोचता है, वह कलाकार की तरह है। वही प्रयास, पर उसमें संगीत है, उसमें लय है, उसमें सृजन है। दोनों काम करते हैं, पर एक थकता है, दूसरा खिलता है। फर्क केवल चेतना का है। सच्ची मेहनत वही है जो तुम्हारे भीतर से आती है, जो मजबूरी नहीं, आनंद है। क्योंकि जब काम आनंद बन जाता है, तब मेहनत का अनुभव नहीं रहता। तब तुम जो भी करते हो वह ध्यान बन जाता है। यही रहस्य है कि मेहनत को ध्यान में कैसे बदला जाए। जिस दिन तुम अपने काम से प्रेम करने लगोगे, उसी दिन तुम्हारी मेहनत बुद्धि में बदल जाएगी। तुम हर क्षण सजग रहोगे, तुम छोटी छोटी बातों पर ध्यान दोगे, तुम अपनी ऊर्जा को व्यर्थ नहीं बहाओगे। यही वह बिंदु है जहां साधारण इंसान और असाधारण इंसान के बीच का अंतर स्पष्ट होता है। साधारण व्यक्ति काम करता है क्योंकि करना पड़ता है। असाधारण व्यक्ति काम करता है क्योंकि वह उसे जीना चाहता है। बिना समझ की मेहनत हमेशा तनाव पैदा करती है। ऐसे व्यक्ति के लिए काम एक बोझ है। वह सुबह से रात तक काम तो करता है, लेकिन हर पल उसके भीतर शिक आते हैं कि समय नहीं है, पैसा नहीं है, आराम नहीं है। और वही शिकायतें उसके भीतर की ऊर्जा को नष्ट कर देती हैं। जब मन बोझिल हो तो मेहनत थकावट में बदल जाती है। समझदार व्यक्ति काम करता है, लेकिन उसे बोझ नहीं बनाता। वह काम के भीतर आनंद ढूंढता है। वह हर क्षण का रस लेता है। उसके लिए हर क्रिया ध्यान है, हर काम पूजा है। और जब तुम इस दृष्टि से काम करते हो तो तुम केवल पैसा नहीं कमाते, तुम जीवन कमाते हो। कभी अपने आसपास देखो, जो लोग अपने काम से प्रेम करते हैं वे थकते नहीं। उन्हें लंबे घंटे काम करने में कोई शिकायत नहीं होती, क्योंकि उनके लिए काम कोई बाध्यता नहीं, एक आनंद की यात्रा है। और जब आनंद से काम किया जाता है तो ऊर्जा बढ़ती है, घटती नहीं। यहां से समझो कि मेहनत का मूल्य इस बात पर निर्भर करता है कि वह किस चेतना से की जा रही है। वही काम जब ध्यान पूर्वक किया जाता है तो चमत्कार बन जाता है, और जब बिना ध्यान के किया जाता है तो नीरस बन जाता है। अगर कोई व्यक्ति पूरे दिन काम करे लेकिन उसका मन लगातार शिकायतों में उलझा रहे, तो उसकी मेहनत कभी फलदायी नहीं होगी। क्योंकि जहां शिकायत है वहां कृतज्ञता नहीं होती, और जहां कृतज्ञता नहीं वहां सृजन नहीं। धन उसी व्यक्ति के पास आता है जो काम को सृजन में बदलता है, जो अपनी मेहनत में कला का स्वाद डालता है, जो समझता है कि मैं केवल पैसे के लिए नहीं, अपनी ऊर्जा के पूर्ण उपयोग के लिए काम कर रहा हूं। यह समझ जीवन को पूरी तरह बदल देती है, क्योंकि अब मेहनत संघर्ष नहीं रहती, वह ध्यान की प्रक्रिया बन जाती है। तुम काम में खो जाते हो और खोते खोते भीतर एक शांति का अनुभव करते हो। यही शांति तुम्हें नई दिशा देती है। स्मरण रखना, मेहनत से थकान आती है, पर ध्यान से स्फूर्ति आती है। और जब मेहनत ध्यान बन जाती है तो वह तुम्हें थकाती नहीं, तुम्हें और जीवंत बनाती है। यह वही बिंदु है जहां से सच्चा धन शुरू होता है। धन का अर्थ केवल नोट नहीं है, बल्कि वह संतुलन है जो तुम्हारे भीतर पैदा होता है जब तुम अपने काम को समझ से करते हो। वह आंतरिक संतुलन ही बाहर समृद्धि बनकर झलकता है।
मेहनत से शरीर मजबूत होता है, पर समझ से भाग्य बनता है। और जब दोनों का मेल हो जाए, जब मेहनत में विवेक का साथ हो, तब जीवन अपनी पूरी क्षमता से खिलता है। तब तुम्हारी हर कोशिश सफल होती है, क्योंकि वह भीतर की स्पष्टता से जन्म लेती है। वह व्यक्ति जो केवल मेहनत में विश्वास रखता है, अक्सर दूसरों की नकल करता है। वह देखता है कि कौन क्या कर रहा है और उसी रास्ते पर चल पड़ता है। पर जो व्यक्ति समझ से चलता है, वह अपनी राह बनाता है। उसकी दिशा दूसरों से अलग होती है, और यही भिन्नता उसे असली समृद्धि तक ले जाती है। जो व्यक्ति अपने भीतर के स्वर को सुनना सीख लेता है, उसे बाहर से मार्गदर्शन की आवश्यकता नहीं रहती। उसका हर कदम सटीक होता है। वह जानता है कि कब काम करना है, कब रुकना है, कहां ऊर्जा लगानी है और कहां नहीं। यही सच्ची बुद्धिमत्ता है। जीवन में मेहनत करना सुंदर है, लेकिन उससे भी सुंदर है सजग होकर मेहनत करना, क्योंकि सजगता ही मेहनत को धन में बदलती है। यह वह जादू है जिसे समझने वाला कभी गरीब नहीं रहता, क्योंकि उसने अपनी चेतना की गहराई को छू लिया है। जब चेतना काम करती है तो संसार सहयोग देता है, तब परिस्थितियां अनुकूल होने लगती हैं। ऐसा नहीं कि कठिनाइयां नहीं आती, लेकिन कठिनाइयां अब बाधा नहीं बनती, वे शिक्षक बन जाती हैं। और जो व्यक्ति हर चुनौती से सीखता है, उसका हर संघर्ष सफलता का पायदान बन जाता है। यही है सच्चा रहस्य कि मेहनत को जागरूकता के साथ जोड़ो, मेहनत को ध्यान बना दो, तब तुम्हारा हर प्रयास स्वर्ण में बदल जाएगा। पैसा केवल नोट नहीं है, केवल सिक्के नहीं है, न ही किसी बैंक के खाते में दर्ज कोई संख्या है। पैसा ऊर्जा है, जीवन की गति का एक हिस्सा है। जैसे हवा बहती है, जैसे जल प्रवाहित होता है, वैसे ही धन भी एक प्रवाह है। वह वहीं टिकता है जहां संतुलन है, जहां सौंदर्य है, जहां समझ है। यह संसार ऊर्जा का विशाल जाल है। हर विचार, हर भावना, हर शब्द एक तरंग है, और पैसा भी उसी ऊर्जा का एक रूप है। जब तुम्हारे विचार संतुलित होते हैं, तुम्हारी भावनाएं निर्मल होती हैं और तुम्हारा कर्म सजग होता है, तब तुम उस प्रवाह के साथ तालमेल में आ जाते हो जिसे हम समृद्धि कहते हैं। लेकिन जब मन अशांत है, जब तुम्हारे भीतर भय, लालच, असुरक्षा या तुलना है, तब यह प्रवाह रुक जाता है। पैसा ऐसे व्यक्ति के पास आता है पर टिकता नहीं, क्योंकि उसका मन छिद्रों से भरा है। वह धन को पकड़ना चाहता है, बांधना चाहता है, और ऊर्जा कभी बंधन में नहीं रहती। समझदार व्यक्ति धन को पकड़ता नहीं, बल्कि उसके साथ नृत्य करता है। वह जानता है कि पैसा ठहरने की चीज नहीं, चलने की चीज है। जितना तुम उसे बांधोगे, उतना वह ठहरना छोड़ेगा। जितना तुम उसे सहज प्रवाह में रखोगे, उतना वह लौटेगा, बढ़ेगा और तुम्हारे जीवन को समृद्ध करेगा। धन का असली रहस्य देने और लेने के बीच के संतुलन में छिपा है। जिसने केवल लेने की कला सीखी है, वह अंततः खो देता है, और जिसने देने की कला सीखी है, उसके पास देने के बाद भी कमी नहीं होती। यह विरोधाभास नहीं, यह अस्तित्व का नियम है। ऊर्जा हमेशा उस दिशा में बहती है जहां रुकावट नहीं होती, और देने वाला व्यक्ति रुकावट नहीं, मार्ग बन जाता है। पैसा उसी के पास लौटता है जो उसे प्रसन्नता से उपयोग करता है, जो उसे जीवन के लिए, सृजन के लिए, आनंद के लिए लगाता है। लेकिन जो व्यक्ति पैसे को भय में जमा करता है, उसका धन धीरे धीरे उसके ही भीतर जड़ बन जाता है। उसका मन कठोर हो जाता है, उसकी आंखें असुरक्षा से भर जाती हैं, वह जीना भूल जाता है और केवल गिनना सीखता है। समृद्ध व्यक्ति वह नहीं है जिसके पास बहुत पैसा है, बल्कि वह है जो धन के प्रवाह को समझता है, जिसके भीतर देने की प्रसन्नता है और पाने की कृतज्ञता है, जो जानता है कि यह सारा जीवन एक नृत्य है। कभी तुम देते हो, कभी लेते हो, और यही दोनों का संतुलन सच्ची समृद्धि है। धन एक प्रकार का दर्पण है, यह तुम्हारे भीतर की स्थिति को बाहर दिखाता है। अगर तुम भीतर से कमी में जी रहे हो, तो तुम्हारे जीवन में कितनी भी संपत्ति आ जाए, वह पर्याप्त नहीं लगेगी, क्योंकि कमी मन में है। और अगर तुम भीतर से पूर्णता में जी रहे हो,
तो थोड़ा भी बहुत लगता है, क्योंकि तब तुम्हारी चेतना भरपूर है, और जहां भरपूरता है वहां ब्रह्मांड और भी देता है। धन के प्रवाह को महसूस करना एक ध्यान की तरह है। इसमें कोई जल्दबाजी नहीं होती, कोई तुलना नहीं होती। तुम बस देखते हो कि कहां से धन आता है, कहां जाता है, और तुम्हारा मन इन दोनों के बीच कैसा रहता है। अगर भीतर कोई भय नहीं, कोई अपराध बोध नहीं, कोई लालच नहीं, तो यह प्रवाह सहज बना रहता है। धन का रुकना अक्सर मन के रुकने का संकेत होता है। जब मन स्थिर नहीं रहता तो बाहर की स्थितियां भी अस्थिर हो जाती हैं, और जब मन शांत हो जाता है तो संसार भी उस शांति को प्रतिबिंबित करता है। यही कारण है कि शांत और सजग व्यक्ति बिना भाग दौड़ के भी समृद्ध हो जाते हैं। उनकी ऊर्जा आकर्षण बन जाती है। पैसा शक्ति है, लेकिन यह शक्ति केवल उन हाथों में सुरक्षित है जो सचेत हैं। अचेत व्यक्ति इस शक्ति का उपयोग नहीं करता, बल्कि यह शक्ति उसी को उपयोग करने लगती है। वह धन का मालिक नहीं, गुलाम बन जाता है, और जागरूक व्यक्ति धन का स्वामी बन जाता है, क्योंकि वह उसे साधन के रूप में देखता है, साध्य के रूप में नहीं। जागरूकता ही वह स्थान है जहां से सच्चा धन प्रवाहित होता है। तुम जितने जागरूक हो उतनी ही तुम्हारी ऊर्जा सूक्ष्म होती जाती है, और सूक्ष्म ऊर्जा ही अवसरों को पहचानती है, रिश्तों को समझती है, दिशा को पकड़ती है। यही वह अदृश्य शक्ति है जिससे धन अपने आप आकर्षित होता है। धन का कोई स्थायी ठिकाना नहीं, वह चेतना के अनुसार बहता है। जो भयभीत है वहां से वह हटता है, जो प्रेममय है वहां जाता है, जो सजग है वहां टिकता है। इसलिए यह मत सोचो कि पैसा केवल मेहनत का फल है, वह मन की परिपक्वता का फल है। मेहनत उसका एक माध्यम है, पर असली कुंजी चेतना है। जो भीतर से शांत है वही बाहर के संसार को सुलझा सकता है। जो भीतर से भरा हुआ है वही बाहर धन का अनुभव कर सकता है, और जो भीतर से प्रेम से भरा है उसके लिए पैसा भी प्रेम का माध्यम बन जाता है, किसी को देने का, किसी को सृजन का, किसी को सहारा देने का। तुम्हारे जीवन में पैसा कितना आता है यह ब्रह्मांड तय नहीं करता, यह तुम्हारी चेतना तय करती है। अगर तुम्हारे भीतर पूर्णता है तो संसार तुम्हारे चारों ओर खिल उठता है। अगर तुम्हारे भीतर भय है तो संसार तुम्हारे चारों ओर सिकुड़ जाता है। इसलिए असली काम भीतर का है, बाहर का नहीं। धन का रहस्य केवल जानने से नहीं खुलता, उसे महसूस करना पड़ता है। जब तुम अपने विचारों, अपने व्यवहार, अपने भावों में सजग हो जाते हो तो धीरे धीरे तुम देखोगे कि पैसा तुम्हारे जीवन में अधिक सहजता से आने लगा है। वह संघर्ष से नहीं, प्रवाह से आता है, और यह प्रवाह किसी तकनीक से नहीं, केवल ध्यान से संभव है। ध्यान का अर्थ है जो कुछ भी कर रहे हो उसमें पूरी तरह उपस्थित रहना। उसी उपस्थिति में तुम्हारे कर्म अर्थपूर्ण बनते हैं, और अर्थपूर्ण कर्म ही समृद्धि बनाते हैं। हर चीज की शुरुआत मन से होती है। जो तुम्हारे भीतर लता है वही तुम्हारे बाहर आकार लेता है। पैसा भी इससे अलग नहीं। धन की शुरुआत किसी व्यापार, नौकरी या अवसर से नहीं होती, वह तुम्हारे विचारों की मिट्टी में उगता है। और अगर तुम्हारी मिट्टी डर, शक और कमी से भरी है तो चाहे तुम उस पर कितना भी परिश्रम का जल डालो, कुछ नहीं उगेगा। अभाव की सोच सबसे बड़ा बंधन है। यह सोच कहती है मेरे पास कम है, मुझे नहीं मिलेगा, दूसरे भाग्यशाली हैं, मेरा समय नहीं है। ये वाक्य दिखने में छोटे लगते हैं, लेकिन इनके पीछे वनकंपन्ना ऐसी ऊर्जा पैदा करते हैं जो समृद्धि को दूर धकेल देते हैं। क्योंकि ब्रह्मांड किसी की भाषा नहीं सुनता, वह तुम्हारी तरंगों को सुनता है। और अगर तुम्हारी तरंगे भय और कमी की हैं तो वह उसी ऊर्जा को तुम्हें लौटा देता है। जिस क्षण तुम अपने विचार बदलना शुरू करते हो उसी क्षण तुम्हारा भाग्य बदलना शुरू होता है। यह कोई जादू नहीं, यह चेतना का विज्ञान है। अगर तुम अपने मन को समृद्धि के प्रति खोल दो तो तुम देखोगे कि जीवन में ऐसे अवसर आने लगते हैं जो पहले अदृश्य थे। वे हमेशा थे, पर तुम्हारी दृष्टि पर अभाव का पर्दा पड़ा हुआ था।
जो व्यक्ति मानता है कि धन सीमित है वह हमेशा संघर्ष में रहेगा, और जो व्यक्ति मानता है कि धन अनंत है वह सहज रूप से आकर्षित करेगा। यह फर्क भीतर की धारणा का है। ब्रह्मांड में संसाधन असीम है। सूरज सबको रोशनी देता है, हवा सबको समान रूप से छूती है, धरती सबको समान अवसर देती है, लेकिन तुम जितना ग्रहण कर पाते हो वह तुम्हारी खुली या बंद चेतना पर निर्भर करता है। पैसे की ऊर्जा तब आती है जब तुम उसके प्रति सहज होते हो, जब तुम उसे गलत नहीं समझते, जब तुम उसे केवल भौतिक नहीं मानते, जब तुम उसे सृजन के साधन के रूप में देखते हो। जिसने पैसे को समझ लिया उसने जीवन को समझ लिया, क्योंकि पैसा केवल तुम्हारी आंतरिक स्थिति का प्रतिबिंब है। अगर भीतर अपराध बोध है कि पैसा रखना गलत है तो तुम अवचेतन रूप से उसे दूर करते रहोगे। अगर तुम्हें लगता है कि अमीर होना स्वार्थ है तो तुम्हारा मन तुम्हें अमीर होने से रोकेगा। और अगर तुम मानते हो कि पैसा तुम्हारे जीवन में प्रेम, अवसर और स्वतंत्रता ला सकता है तो ब्रह्मांड तुम्हें वही देता है। समृद्धि मानसिक अवस्था है, यह कोई बैंक बैलेंस नहीं बल्कि भीतर की तरंग है। जब तुम भीतर से कहो मैं योग्य हूं, मैं सक्षम हूं, मैं जीवन की संपन्नता के योग्य हूं, तो यह भावना ब्रह्मांड में फैलती है और फिर वही ऊर्जा अवसरों के रूप में लौटती है। लेकिन यह केवल शब्दों से नहीं होता, यह विश्वास से होता है। विश्वास का अर्थ है बिना देखे भरोसा करना, बिना प्रमाण के महसूस करना। यह वही स्थिति है जहां तुम्हारा मन ब्रह्मांड के साथ एकाकार हो जाता है, और जब यह एकता होती है तब समृद्धि रुकती नहीं, बहती है। अभाव की मानसिकता हमेशा तुलना से पैदा होती है। जब तुम देखते हो कि कोई और तुमसे आगे है और तुम्हारे भीतर ईर्ष्या जन्म लेती है तो तुम अपनी ही ऊर्जा घटा देते हो, क्योंकि ईर्ष्या यह घोषणा है कि मेरे पास नहीं है, और ब्रह्मांड उस घोषणा को सत्य मान लेता है। इसलिए जो व्यक्ति सचमुच समृद्ध होना चाहता है उसे तुलना से मुक्त होना होगा, उसे हर उस विचार से मुक्त होना होगा जो कहता है मैं कमजोर हूं, मैं पीछे हूं, मेरे पास नहीं है। जब तुम ये मानना छोड़ देते हो कि तुम्हारे पास कुछ नहीं है, तभी तुम्हारे पास सब आने लगता है। धन हमेशा कृतज्ञता के द्वार से आता है। जब तुम जो भी तुम्हारे पास है उसके लिए आभारी होते हो तब तुम और पाने के योग्य बनते हो, क्योंकि कृतज्ञता का अर्थ है मैं पहले से भरपूर हूं, और जहां भरपूरता है वहां ब्रह्मांड और भरता है। यह जीवन एक प्रतिबिंब है। अगर तुम कमी दिखाओगे तो कमी लौटेगी, अगर तुम समृद्धि दिखाओगे तो समृद्धि लौटेगी। इसलिए अपनी भावनाओं को देखो। जब तुम पैसे की बात करते हो, क्या तुम्हारे भीतर भय है या आनंद? क्या तुम उसे सहेजना चाहते हो या बांटना? तुम्हारी यह आंतरिक स्थिति तय करती है कि पैसा तुम्हारे जीवन में कैसे बहेगा। जो व्यक्ति अपने पैसे को प्रेम से देखता है उसका पैसा बढ़ता है। जो व्यक्ति अपने पैसे से डरता है उसका पैसा घटता है, क्योंकि धन भी जीवित ऊर्जा है, वह वहीं जाता है जहां उसे सम्मान मिलता है। धन की दुनिया में सबसे बड़ा रहस्य यही है कि यह भीतर की स्थिति का खेल है। अगर भीतर विश्वास है तो बाहर परिणाम है, अगर भीतर संतुलन है तो बाहर समृद्धि है। इसलिए अपने विचारों की जांच करो, अपने भीतर के हर नकारात्मक विश्वास को देखो। जैसे पैसा कठिनाई से मिलता है, मेरे पास कभी पर्याप्त नहीं होगा, मैं अमीर नहीं बन सकता। फिर इन विचारों को प्रेम पूर्वक बदलो। अपने मन से कहो पैसा मेरे जीवन में सहजता से आता है, मैं समृद्धि के योग्य हूं, ब्रह्मांड मेरे लिए असीम अवसर भेज रहा है। इन शब्दों में शक्ति है। ये तुम्हारे मन को नए पैटर्न में ढालते हैं और धीरे धीरे तुम्हारी वास्तविकता बदलने लगती है। लेकिन ध्यान रहे, यह केवल शब्दों का खेल नहीं, यह भीतर के परिवर्तन की यात्रा है। तुम्हें अपने भीतर उस ऊर्जा को महसूस करना होगा जो तुम्हें धनवान बनाती है। आत्मविश्वास, प्रेम, सहजता और शांति। जब ये तुम्हारे भीतर होंगे तब पैसा तुम्हारे बाहर भी दिखाई देगा। पैसा उस व्यक्ति के पास आता है जो भीतर से प्रसन्न है, क्योंकि प्रसन्नता आकर्षण है, और जहां आकर्षण है वहां समृद्धि स्वतः बहती है। जो व्यक्ति भीतर से दुखी है
भयभीत है, असंतुष्ट है, उसका मन हर चीज को खोने का डर पालता है, और जो डरता है वह कभी आकर्षित नहीं कर सकता। इसलिए समृद्धि पाने की शुरुआत धन से नहीं, मन से होती है। भीतर की तरंग बदलो, बाहर की स्थिति अपने आप बदल जाएगी। पैसा बुरा नहीं है, लेकिन अचेत व्यक्ति के हाथों में वो जहर बन जाता है। जैसे तलवार किसी संत के हाथ में सुरक्षा बनती है और किसी मूर्ख के हाथ में विनाश, वैसे ही धन भी बुद्धिमत्ता के साथ वरदान है और मूर्खता के साथ अभिशाप। समझने की बात यह है कि धन कभी गलत नहीं होता, लेकिन धन के प्रति तुम्हारा दृष्टिकोण तय करता है कि वह तुम्हें मुक्त करेगा या बांध देगा। जो व्यक्ति बिना समझ के धन कमाता है वह उसे खर्च करता नहीं, बल्कि उसके बोझ तले दबता चला जाता है। उसके भीतर हमेशा एक भय होता है, अगर यह चला गया तो क्या होगा, और यह भय ही उसके सारे सुख को निगल लेता है। जो बुद्धिमान है वह जानता है कि पैसा साधन है, साध्य नहीं। पैसे का अर्थ केवल नोटों या संपत्ति में नहीं, बल्कि उस स्वतंत्रता में है जो वह प्रदान कर सकता है। धन तुम्हें अवसर देता है, लेकिन दिशा तुम्हें देनी होती है। अगर तुम्हारे भीतर दिशा नहीं है तो पैसा तुम्हें भटकाने लगता है। अचेत व्यक्ति जब अमीर होता है तो उसका मन और अधिक लालची और अधिक असंतुष्ट हो जाता है, क्योंकि उसका धन उसके भीतर की खाली जगह को नहीं भर सकता। वह बाहर बहुत कुछ जोड़ता है, पर भीतर कुछ भी नहीं बदलता। वह गाड़ियां बदलता है, घर बदलता है, कपड़े बदलता है, लेकिन वही पुराना बेचैन मन उसके साथ चलता है और अंत में उसे लगता है मैंने सब पा लिया, फिर भी कुछ कमी है। लेकिन जो व्यक्ति सजग है, जो अपने भीतर जागा हुआ है, वह जानता है कि पैसा केवल जीवन की एक परत है। वह उसका उपयोग करता है पर उसके अधीन नहीं होता। वह पैसे को अपने हाथ में रखता है, अपने हृदय में नहीं। उसके लिए पैसा एक साधन है प्रेम को फैलाने का, अवसर देने का, सुंदरता रचना। एका बुद्धिमान व्यक्ति जानता है कि असली संपत्ति बाहर नहीं, भीतर है। जो भीतर से धनी है, जिसकी चेतना समृद्ध है, जिसका मन शांत है, जिसकी आत्मा प्रेम से भरी है, उसके पास चाहे थोड़ा भी हो वह पर्याप्त होता है। और जो भीतर से दरिद्र है, जो खाली है, असंतुष्ट है, लालच से ग्रस्त है, उसके पास चाहे कितना भी हो वह कम लगता है। यह संसार दो प्रकार के लोगों से भरा है। एक वे जो पैसा कमाते हैं ताकि वे कुछ बन सके, और दूसरे वे जो पहले कुछ बन जाते हैं फिर पैसा उनके पीछे आता है। पहला वर्ग हमेशा भागता रहता है क्योंकि उसका होना अधूरा है। दूसरा वर्ग शांत रहता है क्योंकि उसने पहले अपने अस्तित्व को पूर्ण किया है और धन उसकी पूर्णता की स्वाभाविक छाया बनकर आता है। सच्ची बुद्धिमत्ता यह है कि तुम पैसा कमाओ पर उसमें खो न जाओ। तुम धन का उपयोग करो पर वह तुम्हें उपयोग न करने लगे। पैसा तब तक सुंदर है जब तक वह तुम्हें स्वतंत्रता देता है, लेकिन जैसे ही वह तुम्हारे निर्णयों पर अधिकार करने लगे वह तुम्हारा मालिक बन जाता है। देखो, जीवन की विडंबना यह है कि लोग सारा जीवन पैसा कमाने में लगा देते हैं और जब पैसा आता है तब वे जीना भूल जाते हैं। वे कहते हैं थोड़ा और कमा लूं फिर जी लूंगा, और वह थोड़ा और कभी पूरा नहीं होता। धन उनके जीवन का केंद्र बन जाता है और जीवन खुद हाशिए पर चला जाता है। जो व्यक्ति बुद्धिमान है वह जानता है कि धन केवल एक प्रवाह है। जैसे नदी बहती है वैसे ही पैसा बहना चाहिए। अगर तुम उसे रोक लोगे तो वो सड़ जाएगा, अगर तुम उसे बांटोगे तो वो और बढ़ेगा। धन को साझा करना उसकी ऊर्जा को जीवित रखना है, और यह साझा करना केवल दान में नहीं बल्कि अपने कार्य में, अपने प्रेम में, अपने दृष्टिकोण में भी होता है। धन के पीछे भागने वाला व्यक्ति धन को पकड़ नहीं सकता क्योंकि उसका पीछा करने वाला मन हमेशा बेचैन होता है, और बेचैनी का मन कभी आकर्षित नहीं करता, वह केवल दूर भगाता है। जो व्यक्ति सहज है, शांत है, अपने काम में प्रेम से लगा है, उसके पास धन स्वयं आता है क्योंकि वह अपने कार्य को पूजा की तरह करता है, और जब काम ध्यान बन जाता है तब समृद्धि उसका आशीर्वाद बनकर बरसती है। धन को पाने की सबसे बड़ी योग्यता यह है कि तुम उसे पाने के पीछे नहीं भागो। तुम अपना जीवन ऐसे जियो मानो तुम्हें पहले से सब मिला हुआ है। तुम काम करो आनंद से, बिना किसी भय के,
बिना किसी लालच के, ऐसे व्यक्ति का हर प्रयास फूल की तरह खिलता है, क्योंकि उसमें तनाव नहीं, सहजता है। और यही सहजता ब्रह्मांड की भाषा है। जहां प्रयास बिना संघर्ष के हो, वहां कृपा अपने आप उतरती है। पैसा मनुष्य की चेतना की परीक्षा है। यह दिखाता है कि तुम उसके स्वामी हो या दास। अगर तुम्हें लगता है कि पैसा सब कुछ है, तो तुम अभी अंधकार में हो। अगर तुम जानते हो कि पैसा कुछ नहीं, पर उसे नकारते भी नहीं, तो तुमने संतुलन पा लिया है। संतुलन ही बुद्धिमत्ता है, न तो मोह, न ही विरोध। जहां यह संतुलन है, वही शांति है, वही सच्ची संपत्ति है। जो व्यक्ति धन को समझता है, वह उसके प्रवाह को आशीर्वाद बनाता है। वह जानता है कि धन किसी के विरुद्ध नहीं, बल्कि सभी के लिए है। वह उसे बांटता है, निवेश करता है, सृजन में लगाता है। और वही व्यक्ति सच्चा धनी है, क्योंकि उसने न केवल पैसा कमाया, बल्कि उसे अर्थ दिया। इसलिए याद रखो, मेहनत जरूरी है, लेकिन उससे भी जरूरी है चेतना। क्योंकि मेहनत बिना समझ के अंधी होती है, और समझ बिना मेहनत के अधूरी। जब दोनों एक साथ आते हैं, जब तुम्हारा मन स्पष्ट है और तुम्हारा कर्म समर्पित है, तब समृद्धि केवल संभाव्यता नहीं, वास्तविकता बन जाती है। पैसा केवल कागज का टुकड़ा नहीं है, यह चेतना का प्रतीक है। यह उस प्रवाह का बाहरी रूप है जो भीतर से उठता है। जिस तरह बिजली केवल तारों में बहती नहीं, बल्कि उसके पीछे अनदेखी शक्ति होती है, वैसे ही पैसा भी केवल मुद्रा नहीं, बल्कि तुम्हारे भीतर की ऊर्जा का प्रतिफल है। जो व्यक्ति भीतर से स्थिर है, उसकी ऊर्जा शांत और केंद्रित होती है, और वही ऊर्जा बाहरी जीवन में अवसरों के रूप में प्रकट होती है। जब मन में स्थिरता होती है, तब ब्रह्मांड तुम्हारे पक्ष में साजिश करता है। पर जब मन बिखरा होता है, अस्थिर होता है, तो तुम चाहे कितनी भी मेहनत करो, परिणाम टुकड़ों में मिलते। पैसा ऊर्जा है, और ऊर्जा वहीं जाती है जहां प्रवाह खुला है। अगर तुम्हारा मन भय में बंद है, अपराध बोध में उलझा है, या असुरक्षा में कैद है, तो यह प्रवाह रुक जाता है। तुम सोचते हो कि मेहनत कम है, पर सच यह है कि तुम्हारी ऊर्जा अवरुद्ध है। जो व्यक्ति भीतर से खुला है, स्वीकार में है, प्रेम में है, उसके पास पैसा सहजता से आता है, क्योंकि उसकी ऊर्जा ग्रहणशील होती है। ध्यान से देखो, जब तुम किसी को कुछ देते हो और भीतर से सच्चे मन से आनंद अनुभव करते हो, तो तुम्हें भीतर हल्कापन महसूस होता है। यह हल्कापन ही समृद्धि का संकेत है, क्योंकि समृद्धि का अर्थ है ऊर्जा का प्रवाह। जो बांट सकता है वही प्राप्त भी कर सकता है, जो रोकता है वह रुक जाता है। पैसे की ऊर्जा का नियम भी यही कहता है। अगर तुम केवल संग्रह करते रहोगे, तो वह ऊर्जा स्थिर हो जाएगी, और जहां स्थिरता है वहां जीवन नहीं, प्रवाह ही जीवन है। इसलिए सच्चा धनवान वो नहीं जो केवल बचाता है, बल्कि वो है जो पैसे को बहने देता है, काम में, प्रेम में, सृजन में, सहयोग में। देखो, धन का प्रवाह हमेशा विश्वास से जुड़ा होता है। अगर तुम भीतर से विश्वास करते हो कि मेरे पास पर्याप्त है, तो तुम्हारी तरंगे विस्तृत होती हैं, और ब्रह्मांड उस विश्वास का प्रत्युत्तर देता है। पर अगर तुम्हारे भीतर यह डर बैठा है कि मेरे पास कम है, तो वही डर तुम्हारे चारों ओर वास्तविकता बन जाता है। जो भीतर मानता है कि वह समृद्ध है, वह पहले से समृद्ध हो चुका होता है, क्योंकि ब्रह्मांड तुम्हारे विश्वासों के अनुसार चलता है, तुम्हारी वास्तविकता के अनुसार नहीं। ध्यान दो, अमीर व्यक्ति अक्सर इसलिए और अमीर होता है क्योंकि उसका विश्वास धन के प्रति सकारात्मक है। वह अवसर देखता है, जोखिम लेता है, और अपने विचारों पर भरोसा करता है। वहीं गरीब व्यक्ति केवल डर में जीता है, अगर खो गया तो, और यही अगर उसका सबसे बड़ा बंधन बन जाता है। पैसा उसकी पहुंच से नहीं, बल्कि उसकी सोच से दूर होता है। ऊर्जा का यह खेल बहुत सूक्ष्म है। अगर तुम अपने भीतर हर दिन यह भावना जगाओ, मैं पूर्ण हूं, मैं समर्थ हूं, मैं योग्य हूं, मैं जीवन के प्रवाह के साथ हूं, तो तुम्हारा कंपन धीरे धीरे धन के कंपन से मेल खाने लगता है। और जब तरंगे मेल खा जाती हैं, तो आकर्षण अपने आप होता है। यह कोई जादू नहीं, यह अस्तित्व का विज्ञान है। मुझे ये पूछनी थी कि मैं मल्टीपल फील्ड्स में मीडियम हूँ। मुझे एक पर्टिकुलर फील्ड में परफेक्ट बनना है,
लाइक मैं टीचिंग भी करती हूँ, मैं चॉकलेट्स भी बनाती हूँ हैंडमेड, और मैं अभी इंटीरियर डिज़ाइनर भी हूँ, जॉब भी कर रही हूँ। तो मुझे एक पर्टिकुलर फील्ड में परफेक्ट होना है, वो मैं कैसे हो सकती तो आप 2 जॉब एक साथ कैसे कर रहे हो? एक इंटीरियर डिजाइनिंग की आप जॉब कर रहे हो और साथ में टीचिंग भी कर रहे हो? हूँ? टीचिंग एज इन मैं ट्यूशंस देती हूँ। टीचिंग मतलब ट्यूशंस पढ़ाते हो और इंटीरियर डिजाइनिंग में जॉब कर रहे हो Yes. और साथ साथ में चॉकलेट्स एज अ हॉबी बनाते हो, पार्ट टाइम या लेकिन उसमें इनकम होती है? यस। तो अभी सबसे ज्यादा इनकम कहाँ पर हो रही है? उन 2 चीज़ में नहीं था, टीचिंग में और चॉकलेट्स में, दैट्स वाई मैं जॉब कर रही हूँ। मैंने कोर्स भी किया था इंटीरियर डिज़ाइनर का, तो बस वही सोच रही थी कि मैं किस एक पर्टिकुलर फील्ड में खुद को परफेक्ट कैसे करूँ। क्या ये इंपॉर्टेंट है कि किस फील्ड में अपने आप को परफेक्ट करूं, या ये इंपॉर्टेंट है समझना कि किस फील्ड में आपके लिए ज्यादा पोटेंशियल है? क्योंकि अल्टीमेट मोटिव क्या है कि परफेक्ट हो गए आप, मान लो आप चॉकलेट बनाने में परफेक्ट हो गए, आपके घर वाले खा रहे कह रहे मजा आ गया, लेकिन पैसा नहीं आ रहा, इज दैट ओके? नो नो, तो मतलब गोल क्या है, परफेक्शन या फिर पैसा कमाना? पैसा कमाना। तो क्या पैसा कमाने के लिए आपको परफेक्ट होना पड़ता है? क्या ये रियलिटी है या आपकी अपनी इमेजिनेशन है? परफेक्ट होंगे तो वो काम हम अच्छे से करेंगे, अपना बेस्ट दे पाएंगे उस चीज़ में। परफेक्शन किस चीज में? चॉकलेट को बनाने में या चॉकलेट को मार्केट करने में? दोनों अलग अलग चीजें हैं। आप मेरी बात को ध्यान से सुनना, ध्यान से समझना, बिकॉज वी नेवर लुक एट इट लाइफ इन सच अ वे। हम क्या समझते हैं कि अगर चॉकलेट बनाने में मैं परफेक्ट हो गई तो एकदम से पैसा आने लग जाएगा। ऐसा नहीं होता है। एक है चॉकलेट को बनाना, एक है उसकी पैकेजिंग, उसकी मार्केटिंग, उसकी सेल्स, कि वो बिकेगी कैसे, रिपीट ऑर्डर्स कैसे आएंगे। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनको आप जानते होंगे अगर आप इस फील्ड में हैं, चॉकलेट मेकिंग में, क्योंकि ये बहुत चल रहा है आज की डेट में। यस। मतलब इस पे बहुत सारे छोटे छोटे कोर्सेज भी लोग करा रहे हैं और करा रहे हैं, वो सब बहुत कुछ हो रहा है। तो आप बहुत ऐसे लोगों को जानते होंगे, आई एम श्योर, जो चॉकलेट आपसे अच्छी नहीं बनाते हैं लेकिन पैसा आपसे बहुत ज्यादा कमाते हैं चॉकलेट में। क्या मैं ठीक कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ? तो परफेक्शन इज नॉट द राइट गोल। ओके। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन आई स्टार्टेड डूइंग फोटोग्राफी, देयर वर बेटर फोटोग्राफर्स देन मी, बट मैंने किसी अलग तरीके से किया तो डाउन द लाइन फाइनेंशियली मैं उनसे बहुत आगे निकल गया। तो ये जो गलतफहमी है, पहले उससे हमको बाहर निकलना पड़ेगा। इफ यू आर टॉकिंग अबाउट दिस फील्ड दैट इज चॉकलेट मेकिंग, तो यहां पे जो आपको स्किल्स चाहिए वो बहुत अलग है उससे जैसा कि आप सोच रहे हो। ओके। बनानी तो आपको आती है, मेन है उसकी मार्केटिंग कैसे करोगे, बेचोगे कैसे, पैकेजिंग कैसे करोगे, उसको प्रेजेंट कैसे करोगे, ऑनलाइन बेचोगे, ऑफलाइन बेचोगे, दैट इज अ बिग क्वेश्चन मार्क। क्योंकि जो कस्टमर है उसके लिए डिफरेंशिएट कर पाना हैंडमेड चॉकलेट्स में इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। अगर तो कोई ब्रांड हो तो बात अलग है, बट उससे तो आप कॉम्पीट ही नहीं कर रहे। यस यस। तो आप हैंडमेड में जा रहे हो, तो अब उसमें क्या किया जाए, कैसे किया जाए, दैट्स व्हाट यू नीड टू फिगर आउट। तो लेट गो ऑफ दिस गोल ऑफ परफेक्शन, क्योंकि ये क्या होता है, हम खुद ही अपने लिए एक बैरियर बना लेते हैं और जिंदगी भर उस बैरियर को कभी क्रॉस ही नहीं कर पाते हैं। मतलब आपने अपने लिए एक ऐसा अनरियलिस्टिक बैरियर बना लिया कि मुझे चॉकलेट मेकिंग में परफेक्ट होना है, जो कभी भी नहीं होगा। क्योंकि आप 10 लोगों को खिलाओगे, चाहे आज खिलाओ चाहे 100 साल बाद खिलाओ, 10 में से 2-4 लोग तो कहेंगे कि हाँ मजा नहीं आया। तो इसका मतलब क्या हुआ, परफेक्ट नहीं हुए। तो जब परफेक्ट नहीं हुए तो आगे कुछ करोगे नहीं। तो परफेक्शन को अपना गोल मत बनाओ, सक्सेस को बनाओ, या अपने लिए गोल को पहले प्रॉपर्ली डिफाइन करो। ओके। अगर तो आप शौक के लिए बना रहे होते तो मैं कहता हाँ दैट्स अ गुड गोल। आप उसको प्रोफेशन की तरह देख रहे हो, क्योंकि तो उसमें भी अच्छा स्कोप है, मैंने ये चीज देखी है। हर चीज में अच्छा स्कोप है। मैं आपको एक और बहुत मजेदार बात बताता हूं, लाइफ में हर चीज में स्कोप है अगर हम ढंग से करें तो, या जो लोग और कर रहे हो उससे थोड़ा अलग तरीके से करें तो। और अगर आप कोई ऐसा काम कर रहे हो जहां पे बहुत स्कोप है लेकिन उसको भी अच्छे से नहीं कर रहे तो वहां भी स्कोप नहीं है। तो स्कोप होता नहीं है किसी भी फील्ड में, स्कोप क्रिएट करना पड़ता है। तो जो चॉकलेट मेकिंग है, इसमें आपको चॉकलेट मेकिंग नहीं सीखनी, वो तो आ गई आपको। कितना टाइम हो गया आपको सीखे हुए? 3 साल। 3 साल। 3 साल इज मोर देन इनफ। तो मान लो कि जो आप सोच रहे हो कि परफेक्शन, आप परफेक्ट हो चॉकलेट बनाने में, पहले तो ये मान लो। ठीक है। क्योंकि जिसको उसके बारे में नहीं पता, या तो कोई एक्सपर्ट हो ना उसमें, कि वो उसके सामने 4 तरह की चॉकलेट रखी है और वो खा करके बता दे हाँ दिस इज बेटर, नो 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 दिस इज नो, द एरोमा, द फ्रेग्रेंस, द टेस्ट, इट्स नॉट दैट गुड, ये वो। या तो इस लेवल का कोई बंदा हो, अब वो तो आपका कस्टमर है नहीं। हाँ जी। आपका कस्टमर कौन है? भूख से तड़प रहे हैं, फ्रिज खोला, अबे जो भी है आने दे। आई है मेरे पास में चॉकलेट, चलो आगे किसी को गिफ्ट कर देते हैं, दिवाली पे बहुत आ गई। यही है ना एक्चुअल जो कस्टमर है। यस। उनको तो पता ही नहीं कि क्या है, उनको बस ये पता है कि चॉकलेट है। तो आप उसमें ऑलरेडी परफेक्ट हो, तो डोंट पोस्टपोन इट।
एक प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो गई। अब आ गई दूसरी प्रॉब्लम। अगर इस फील्ड में आप सक्सेसफुल होना चाहते हो तो यू नीड टू लर्न द बेसिक्स ऑफ मार्केटिंग, Okay. you need to learn packaging, you need to learn branding, you need to learn how to approach people, you need to learn how to talk to people, you need to understand कि शुरुआत कहां से होगी। शुरुआत होगी फ्रेंड से, रिलेटिव से। अब वो क्यों आपसे चॉकलेट लेंगे और वो आगे रिकमेंड क्यों करेंगे, बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। उसमें अलग क्या है? क्या कुछ ऐसा हो सकता है कि आप पर्सनलाइज चॉकलेट्स बनाओ? बनाती हूँ सर। उसमें क्या अलग हो सकता है? क्योंकि अगर आप बनाते हो तो और भी बनाते होंगे। हाँ जी। तो अब क्या अलग ऐसा हो सकता है जो कोई और ना करता हो? सोचो, इस तरीके से दिमाग लगाओ। मे बी आई एम जस्ट थिंकिंग लाउड राइट नाउ। अगर मैं आपकी जगह होऊंगा तो मैं क्या करूंगा? आपकी फैमिली में और फ्रेंड सर्कल में जिसकी भी एनिवर्सरी हो, उनके नाम के साथ में, मतलब नेहा और साथ में हार्ट बना हुआ है और अमित, ये आपने बनाया, बढ़िया सी पैकिंग करी, जिसको दिया उसने फोटो खींची उसके साथ में, और जो भी सोशल मीडिया अकाउंट्स है, इंस्टाग्राम है, सोशल मीडिया अकाउंट्स है, वहां पे पोस्ट किया और आपको टैग कर दिया। तो अगर आपने 50 लोगों को फ्री में दे भी दी इस तरीके से बना करके, तो आपका क्या गया? कुछ भी नहीं। बट आपकी मार्केटिंग हो गई, क्योंकि अब उनके थ्रू जो लोग आगे आएंगे उनसे तो आप पैसे लोगे ना। यस सर। तो इस तरह से भी आप सोच सकते हो। मतलब थिंक अबाउट डूइंग समथिंग इन सच अ वे जिस तरीके से और कोई ना कर रहा हो। ओके। अगर इस फील्ड में आगे बढ़ना है तो यू नीड टू रियली डू समथिंग आउट ऑफ द बॉक्स, औरों से थोड़ा सा अलग या औरों से बहुत अलग, तभी आगे बढ़ पाओगे, नहीं तो बहुत कंपटीशन है। नाउ द थिंग दैट यू नीड टू फिगर आउट इज कि आपका जो नेचुरल इंक्लिनेशन है, यानी आने वाले 5 साल बाद, 10 साल बाद, 20 साल बाद आप अपने आप को कहां देखते हो? क्योंकि चाहे आप इंटीरियर करो, चाहे टीचिंग करो, चाहे चॉकलेट बनाओ, स्ट्रगल तीनों तरफ है अगले 3-4 साल तक। ओवरनाइट कहीं कुछ नहीं होने वाला है। हाँ जी। तो जब 2-3 साल 4 साल तक मेहनत करनी ही है, तो ऐसी जगह करी जाए ना कि जिसके बाद में पूरी लाइफ अगर आपको वो काम करना पड़े तो आपको बर्डन की तरह ना लगे। उसका रास्ता फिगर आउट करना शुरू कर दो। मतलब कि अपना सारा फोकस उठा के उस एक जगह पे डाल दो। बाकी काम करो अगर मजबूरी है तो, यानी जॉब करो अगर पैसे की प्रॉब्लम है तो, अगर नहीं है और अपने आप को आप देखते हो कि भाई आने वाले 10 साल बाद, 20 साल बाद के इफ आई एम मेकिंग चॉकलेट, मेरी अपनी एक टीम है छोटी सी और एक बेकरी है, यहाँ पे मैं ये कर रही हूँ, वो कर रही हूँ, व्हाटएवर, अगर इस तरीके से अपने आप को देख रहे हो और जॉब की जरूरत नहीं है तो आप जॉब छोड़ सकते हो, है तो साथ साथ में पार्ट टाइम बेसिस पे ये कर सकते हो। कुछ क्लैरिटी आ रही है आपको? हाँ जी, हाँ इससे क्या बताइए? यही कि हमें परफेक्शन के पीछे नहीं भागना है। जिस चीज़ में मुझे ऐसा लगता है कि आगे मैं कंटिन्यू कर पाऊंगी उस चीज़ को, वही ग्रैब करूं। हाँ, और आगे कंटिन्यू करने के लिए बहुत कुछ करना पड़ेगा, बहुत सारे फेलियर्स आएंगे। इन अदर वर्ड्स, अगर आप फेलियर से डरते हो, बिकॉज द मोमेंट यू यूज दिस वर्ड परफेक्शन, तो आई एम अज्यूमिंग कि आपको फेलियर पसंद नहीं है, क्योंकि तभी ये वर्ड आ रहा है परफेक्शन। यू वांट टू बी परफेक्ट, बट इन ऑर्डर टू बी परफेक्ट यू नीड टू फेल 1000 टाइम्स। ओके। ये हम कभी समझ नहीं पाते हैं। तो अगर आपको इस चॉकलेट मेकिंग में कुछ सच में बड़ा करना है, यानी कि फाइनेंशियली कुछ अच्छा अचीव करना है, तो आपको हजारों चीजें ट्राई करनी होंगी अलग अलग तरीकों से। जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया, ऐसे बहुत कुछ करना होगा, उसमें से कुछ काम करेगा, कुछ नहीं करेगा, बट इवेंचुअली आपको ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि अगर मैं इस पाथ पे चलती रही, यानी ट्रायल एंड एरर, एक्सपेरिमेंटेशन, तो कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा। बट इट हैज टू बी वन पॉइंटेड फोकस। अगर आप ये सोचोगे मैं ये भी कर लूं, ये भी कर लूं, ये भी कर लूं, तो कहीं कुछ नहीं होने वाला, ऐसी पूरी लाइफ निकल जाएगी। और कुछ आपको क्लैरिटी आई और कुछ आप कहना चाहेंगे, कुछ शेयर करना चाहेंगे जो भी मैंने कहा उसके बेस पे? बस बहुत है जी। इतना काफी है, ठीक है, प्लीज हैव Thank you, sir.
तो इस सेशन को मैं शुरू करता हूं एक बहुत इंपॉर्टेंट एक बात जो हमको समझनी होगी इस सेशन को आगे बढ़ाने से पहले। हमारा जो भी एजुकेशन सिस्टम है या जो भी बचपन से आज तक हमारी कंडीशनिंग हुई है, वो पूरा फोकस सिर्फ एक ही चीज के ऊपर है, वो है कि पैसा कमाओ। सब एग्री करते हैं इस बात से? तो पैसा कमाने पे तो सबका फोकस है, लेकिन कुछ ऐसा है जो इससे बहुत इंपॉर्टेंट है, उस पर किसी का फोकस नहीं है। पैसा कमाने से भी ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो है कि आपने कितना पैसा बचाया। इंपॉर्टेंट है या नहीं है लॉन्ग टर्म में? सपोजिंगली आपने 50,000 रुपए महीने का कमा तो लिया, लेकिन आपके खर्चे हैं 55,000 रुपए के, क्या करोगे? तो कितना आपने कमाया उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपने कितना बचाया। कितना बचाया इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो बचाया उसको किस तरीके से इन्वेस्ट किया। ये कितने लोग समझ पा रहे हैं इस बात को? बट ये हमको कहीं नहीं सिखाया जाता है। स्कूल्स में, कॉलेजेस में, घर पे भी इसकी इतनी बात नहीं होती है कि पैसे को इन्वेस्ट कैसे करना है, स्मार्टली कैसे इन्वेस्ट करना है। क्योंकि अगर आपको स्मार्टली इन्वेस्ट करना आता है और आप मान लो महीने का, मैं बहुत बड़ी बात नहीं करता, 2-3 हज़ार रुपए भी इन्वेस्ट करते रहते हो अभी से, इस एज ग्रुप से, विच इज अराउंड 25 ईयर्स 30 ईयर्स, तो आने वाले 20 साल बाद, 30 साल बाद पता है आपके अकाउंट में कितना पैसा हो सकता है अगर स्मार्टली इन्वेस्ट करते हो तो? करोड़ों रुपए हो सकते हैं। तो दिस टॉपिक टुडे इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, चाहे आप मेल हो चाहे फीमेल हो। और जरूरी नहीं है ये उन्हीं लोगों के लिए है जिनकी एज ग्रुप 25 साल है, 30 साल है, 35 साल है, क्योंकि इन बातों को सीखना एक्चुअल में जरूरी है एट एज यंग ऑफ एज एज पॉसिबल। यानी अगर आपकी एज 18-19 साल, 20 साल भी है, जो लोग कैमरे पे देख रहे हैं उनको मैं बोलता हूँ, जो वीडियो में देख रहे हैं, कि अगर आपकी एज 18-19 साल है, 20 साल है, तब भी आपके लिए सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इनफैक्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और मेरे को आइडिया कहाँ से आया ये सेशन करने का? मेरे एक फ्रेंड है, मेरी वैसे उनसे बातचीत हो रही, उन्होंने मेरे से पूछा कि यार मेरे पास में कुछ फंड पड़ा हुआ है, मुझे क्या करना चाहिए, उसको कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, कुछ आइडियाज हैं आपके पास? नहीं, उन्होंने मुझसे पूछा आप क्यों बीच में टांग अड़ा रहे हो? सीधा ही म्यूचुअल फंड। तो उन्होंने मेरे से पूछा, तो मैंने ये नहीं कहा जो इन्होंने कहा, मैंने सबसे पहले उनसे ये पूछा, मैंने कहा आपने क्या किया हुआ इस पैसे का और कितना पैसा आपने जोड़ा हुआ है? उन्होंने बताया मेरे अकाउंट में अराउंड 4-5 लाख रुपए पड़ा हुआ है। मैंने कहा अकाउंट में मतलब? कहते सेविंग्स अकाउंट में। एंड इट्स अ ह्यूज ब्लंडर। और आप में से भी बहुत सारे लोगों के अकाउंट में पैसा पड़ा होगा। कितने ऐसे हैं यहाँ पर? सेविंग अकाउंट में इंटरेस्ट कितना है पता है? 3%, 3.5%। इन्फ्लेशन कितनी है? इन्फ्लेशन पता है ना हम सबको क्या है? मान लो आज हम पेट्रोल खरीदते हैं, कितने का है पेट्रोल? कितने रुपए लीटर है? 73। ये आज से 20 साल पहले कितने का था? 20-25 रुपए का। तो 25 रुपए से बढ़ करके आज कहां हो गया है? 73 पे पहुंच गया। तो ऑलमोस्ट 3 गुना बढ़ गया है। तो अगर वो पैसा आपके सेविंग अकाउंट में पड़ा होता तो क्या वो 3 गुना बढ़ जाता? तो आप लॉस में हो। समझ गए? इन्फ्लेशन का जो रेट है अप्रोक्सीमेटली आप कह सकते हो 6% के आसपास मान लेते हैं, वो वेरी करता रहता है। बट अगर 6% इन्फ्लेशन है और 3% आप अर्न कर रहे हो उस पैसे पे, तो आप कमा नहीं रहे हो, आप गंवा रहे हो, क्योंकि उस पैसे की वैल्यू कम होती चली जा रही है और आप खुश हो रहे हो कि मैं पैसा जोड़ रहा हूं। आप जोड़ नहीं रहे हो, आप बेवकूफी कर रहे हो। तो इस तरह की कुछ चीजें हैं जो हमको सीखनी बहुत जरूरी है। और जैसे मैंने उनको ये बात बोली तो इट वॉज अ सरप्राइज फॉर हिम। मैंने कहा ये पैसा सेविंग्स में क्यों पड़ा है, इसकी एफडी क्यों नहीं कराई? क्योंकि एफडी में एटलीस्ट 7% इंटरेस्ट है। कहता मैंने कभी सोचा ही नहीं ऐसे, मेरे को किसी ने बताया ही नहीं इसके बारे में, कभी सिखाया ही नहीं। और ये कोई छोटी प्रॉब्लम नहीं, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। मैंने कुछ कैलकुलेशंस करी, फिर उनको मैंने बताया। मैंने कहा अगर सिर्फ इतना सा स्टेप हमने उठा लिया ना, इतना सा जो कुछ भी नहीं है, कुछ घंटे का है, कि जो सेविंग में पड़ा है उसकी एफडी करानी है। एफडी भी अलग अलग ड्यूरेशन की करा दी। कुछ जो हमको पता है कि अभी इमीडिएटली काम नहीं आना है, उसकी मान लो 3 साल की करा दी। कुछ लगता है इमीडिएटली काम आना, तो 6 महीने की एफडी करा दी। अगर इतना सा भी हमने स्टेप उठा लिया तो अगले आने वाले 20 साल बाद कितने का फर्क पड़ जाएगा? एनी आइडिया? लाखों रुपए का फर्क पड़ेगा। कम से कम 20 लाख रुपए का फर्क पड़ेगा आने वाले 20 से 25 साल में। तो मैंने कहा वो जब 20-25 लाख आएंगे, अब ये करोगे तो हो ही आप, जो मैंने बताया है, तो उसमें से कुछ थोड़ा इधर भी दे देना भाई। आपने कितना पैसा कमाया उससे इंपॉर्टेंट क्या है? कितना बचाया। अब पैसे को बचाते कैसे हैं? पैसे को बचाना मतलब हम क्या समझते हैं? खर्चे कम करो, बस ये तो हमको समझ आता है कि सब्जी वाले से लड़ते रहो, रिक्शे वाला 10 रुपए नहीं भैया 8 रुपए ही दूंगी मैं, तो बचा लो 2 रुपए। इसकी मैं बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं थोड़ी बड़ी गेम की।
जहाँ पे हम कुछ बेवकूफ़ों वाले स्टेप्स उठाते हैं और अपना करोड़ों का नुकसान कर बैठते हैं। मैं 2-3 रुपए की 5 रुपए की बात नहीं कर रहा हूँ। जो आज देखने में हज़ारों लग रहे हैं वो आने वाले टाइम की करोड़ों हैं। याद रखना मेरी इस बात को। हज़ारों लाखों बन जाते हैं कुछ साल बाद और लाखों करोड़ों बन जाते हैं कुछ साल बाद, अगर हमने स्मार्टली इन्वेस्ट किया तो। अब बताता हूँ आपको एक बहुत बड़ी गलती जो हम सब कर रहे हैं। आप में से कितनों ने इंश्योरेंस कराई हुई है? कौन सी इंश्योरेंस कराई हुई है? कितनों ने एंडोमेंट वाली कराई हुई है? कितनों को तो, एक मिनट, जिन्होंने इंश्योरेंस कराई हुई है कितनों को पता ही नहीं उन्होंने कौन सी कराई हुई है? करो, हाथ ऊपर करो। अरे वाह, वाह जी वाह। कितने हैं जिन्होंने एंडोमेंट कराई हुई है? एंडोमेंट पता है क्या होती है? कि आपने हर साल का इतना एक एक्स अमाउंट दिया, मानो 20-30 हज़ार रुपये दिया, और 10 साल बाद 20 साल बाद आपको इतने लाख रुपए मिल जाएगा। उसको एंडोमेंट बोलते हैं। हाँ, वही कराई है सर। क्या सर एंडोमेंट पेंडोमेंट बोलते? सीधी बात करो ना। इंश्योरेंस का मतलब लोग यही समझते हैं इंडिया में कि हर साल का इतना पैसा जाना है, इतना प्रीमियम जाएगा, 20,000, 30,000, 40,000, और 20 साल बाद आपको इतने लाख रुपए मिल जाएगा। मान लो 20 लाख रुपए मिल जाएगा, जो सुनने में बड़ा अट्रैक्टिव लगता है। बेवकूफों वाला स्टेप है ये। कितनों ने टर्म इंश्योरेंस कराई हुई है? हार्डली 3 या 4 या 5 लोग। कमाल जी कमाल। देख लो कितना बड़ा ब्लंडर है ये अभी आप सपने में भी नहीं सोच सकते। और ये आपको कोई नहीं बताएगा, ना कोई बैंक वाले बताएंगे, ना कोई इंश्योरेंस एजेंट बताएगा, ना आपका कोई दोस्त बताएगा, क्योंकि जब पैसा बीच में आ जाता है तो यारी दोस्ती सिर्फ नाम की होती है। दारू पी रहे हो, ओ तुम मेरा भाई है, मैं तेरे साथ में कभी कुछ गलत नहीं कर सकता, ले तू एंडोमेंट करा, ओ तुम मेरे पे छोड़ दे यार। और आपको पता ही नहीं आपका कितना बुरी तरीके से कटा है। तो अब ध्यान से समझना, ये जो टर्म इंश्योरेंस है ये आपको कराने के लिए कोई नहीं बोलेगा। क्यों? क्योंकि इसमें जो इंश्योरेंस एजेंट है उसको पैसा ना के बराबर मिलेगा। जो एंडोमेंट प्लान्स होते हैं, जो यूलिप्स होते हैं, उसमें उनको अच्छा खासा कमीशन मिलता है। कुछ केसेस में 30% तक भी मिलता है। अगर आपने मानो 20,000 की इंश्योरेंस कराई तो 30% कट गया आपका। आपका कट नहीं गया है, पैसा आपका कट गया है। 6,000 रुपए गया। अगर 6,000 रुपए वैसे कहीं पे खो जाते हैं या नहीं मिलते हैं या कोई लेकर के आपसे भाग जाता है, कितने दिन तक टेंशन रहती है? मजे की बात क्या है, आपको पता ही नहीं है कि आपके साथ क्या हुआ है। ये जो टर्म इंश्योरेंस होती है इसमें ना के बराबर कटता है। इसमें बस एक पॉइंट होता है जिसको सुनते ही आप लोगों को झटका लगेगा, जिनका कन्वेंशनल माइंडसेट है। टर्म इंश्योरेंस क्या होती है कि आप इतना पैसा देते रहो, मानो आपने 10 साल दिया, 20 साल दिया, 30 साल दिया, 30 साल बाद आपको 1 रुपए भी वापस नहीं आएगा। ओह सर, ये क्या सर, वापस नहीं आएगा तो फायदा क्या है? इंश्योरेंस किस लिए होती है? किस लिए होती है? कि कल को आपको कुछ हो जाए। ये बेसिक सी बातें बता रहा हूं आपको, ये नहीं पता है लोगों को। अभी देख लो कितनों ने हाथ उठाया था। बेसिक सी बात समझो, इंश्योरेंस का जो मतलब होता है वो होता है कि अगर आपको कुछ हो गया तो आपकी फैमिली को इतना पैसा मिल जाए कि उनको टेंशन ना हो। मान लो आप अर्निंग मेंबर हो फैमिली में, आप महीने का मान लो 30,000 कमा रहे हो, 40,000 कमा रहे हो, तो इंश्योरेंस का मतलब क्या है कि अगर आपको कुछ हो जाए तो आपकी फैमिली को इतना पैसा मिलना चाहिए कि उनके पास 40-50 हज़ार रुपये आता रहे। ये जो पॉलिसीज होती हैं, एंडोमेंट, यूलिप और ये सब जितनी भी होती हैं, इसमें कवर बहुत कम होता है। कवर का मतलब समझते हैं हम? कवर मतलब लाइफ कवर, जितने की कवरेज हुई है। कि अगर आप मानो 50,000 का प्रीमियम दोगे तो आपको कवरेज मिलेगी, अलग अलग प्लान में अलग अलग होती है, मान लो 10 से 20 लाख रुपए की। मान लो अगर आपको 20 लाख रुपए मिल भी गया आपकी फैमिली को आपके जाने के बाद में, अगर आप साल का 50,000 दे रहे हो तो इसका मतलब अच्छा खासा कमा रहे हो, मान लो लाख रुपए महीने का कमा रहे हो, तो क्या उस 20 लाख रुपए में आपकी सारी जो भी फैमिली की प्रॉब्लम्स है वो सारी सॉल्व हो जाएगी? तो करा क्यों रहे हो ऐसी इंश्योरेंस? बस लालच, कितने साल बाद इतना पैसा मिलेगा? 20 लाख को अगर आपकी फैमिली आपके जाने के बाद में बैंक में रखती है, वहां से कितना इंटरेस्ट आएगा? मान लो 7% भी आ जाता है, 7% कितना होता है? 1,40,000, 20 लाख पे महीने का कितना हुआ? 12,000 रुपये महीना। चलो 1 लाख भी हटा देते हैं। अगर आपकी सैलरी 50,000 थी तो क्या 12,000 रुपये महीना बहुत है आपके लिए, आपकी वाइफ के लिए, आपके बच्चों के लिए, आपके मदर फादर के लिए, सबके लिए बहुत है? तो फिर ऐसी इंश्योरेंस हम क्यों कराते हैं?
क्योंकि हम इन चीज़ों में कभी दिमाग ही नहीं लगाते हैं, कोई और हमारे लिए दिमाग लगा रहा होता है, कोई एजेंट या फिर बैंक वाले फोर्स कर रहे होते हैं। आजकल ये नया ट्रेंड चल गया है कि आपके बैंक अकाउंट में थोड़ा सा भी पैसा पड़ा होगा तो बैंक से फोन आ जाएगा। हो रहा है ऐसा है, नहीं हो रहा है कि क्यों रखा हुआ है, ये करा लो ना, वो करा लो ना। अब वो क्या करवाने को बोलेंगे आपको, जिसमें आपका फायदा है, जिसमें उनका फायदा है। इस बेसिक सी चीज को समझ लो। तो टर्म इंश्योरेंस के लिए आपको कोई नहीं बोलने वाला, उल्टा अगर आप बोलोगे तो वो लोग मना ही करेंगे, आपको कहेंगे इसमें मिलना तो है नहीं, फायदा क्या है। अब टर्म इंश्योरेंस का फायदा समझो। यहां पे आपने एंडोमेंट में, यूलिप में कितना दिया, 50,000 साल का, और मिला कितना, कवर कितने का है, 20 लाख का मैक्सिमम। कई कई केसेस ऐसे भी हैं जहां पे 50,000 आपने दिया और 10 लाख का कवर है, और 10 लाख रुपए कुछ भी नहीं है अगर कुछ आपको हो जाता है तो। अब वहां पर क्या है, 10,000 रुपए आप देते हो साल का, और कवर कितना है, 1 करोड़। 1 करोड़ अप्रॉक्सीमेटली, डिपेंड्स अपॉन द एज। बट 1 करोड़ का आपको कवर मिला, 10,000 रुपए आपने साल का दिया, 1 करोड़ अगर उन्होंने बैंक में भी रखा तो कितना आया, 7 लाख रुपए साल का आया। महीने का कितना हुआ, अराउंड 60,000। बहुत है। अगर आप 50,000 रुपए कमा रहे हो, बल्कि 10,000 ज्यादा दे दिए। अगर आप मैं वही बोलने ही वाला था कि अगर आप जरूरत से ज्यादा लड़ते हो घर में तो आपके घर वाले खुश होंगे। चलो एक काम तो अच्छा किया जिंदगी में। तो अगर आपका बजट 50,000 का है इंश्योरेंस कराने का, तो 10,000 आपने कराई टर्म इंश्योरेंस, बिना ये सोचे कि मेरे को वापस कितना मिलेगा, क्योंकि वापस मिलने के लिए इंश्योरेंस नहीं है, इंश्योरेंस है लाइफ कवरेज के लिए। टर्म इंश्योरेंस मतलब क्या, कि आप उतना ही पैसा दे रहे हो जितने का आपको लाइफ कवर चाहिए। सिंपल। मान लो आप लाख रुपए महीने का कमा रहे हो, तो आपको कितने की पॉलिसी चाहिए, 2 करोड़। 2 करोड़ की। 2 करोड़ के लिए कितने का प्रीमियम जाएगा साल का, 20,000 रुपए। बस, इससे ऊपर 1 रुपए भी देना इलॉजिकल है। इसको बोलते हैं पैसे को बचाना। और वैसे अगर आपको 2 करोड़ की कवर चाहिए एंडोमेंट पॉलिसी में, तो कितने का प्रीमियम देना पड़ेगा साल का, 10 से 20 लाख रुपए साल का आपको प्रीमियम देना पड़ेगा। मतलब जितना कमा रहे हो उससे ज्यादा देना पड़ेगा। समझ गए क्या हो रहा है? जो कमा रहे हो वो सारा इंश्योरेंस में ही जाएगा, तब जाकर के एक ढंग का कवर मिलेगा आपको। जब मैंने भी अपने घर में बात करी टर्म इंश्योरेंस कराने की अपनी, तो उन्होंने सबसे पहली चीज यही पूछी, मेरे जो फादर है, कि ठीक है ये तो समझ आता है कि इतना पैसा जा रहा है, 20 साल बाद कितना मिलेगा? मैं कुछ नहीं मिलेगा। मैं कहा हाँ अगर कुछ हो गया तो मिलेगा। कहता अरे नहीं नहीं बेटा ये क्या बात कर, मैं कहा इसीलिए होती है इंश्योरेंस पॉलिसी, मिलेगा। इस तरह से आप ज्यादा से ज्यादा कवर ले सकते हैं। हेल्थ इंश्योरेंस सर, हेल्थ इंश्योरेंस इज मस्ट, आज के टाइम में बहुत जरूरी है। नहीं तो होगा क्या, आपने पैसा बचाया, मान लो बहुत एफर्ट किया, बहुत मेहनत करी, पता नहीं क्या क्या करा, और एक एक्स अमाउंट आपने बचा भी लिया। 10 साल 20 साल काम करके मान लो 10-20 लाख रुपए आपने बचा लिया, किसी तरीके से सेव कर लिया, और अगर कोई बीमारी हो गई तो कितनी देर लगेगी उस पैसे को खत्म होने में? हफ्ता, 10 दिन, 15 दिन। कितने लोग प्रैक्टिकली मेरी इस बात से रिलेट कर पा रहे हैं? सब कर पा रहे हैं। और कितनों ने हेल्थ इंश्योरेंस कराई हुई है? रिलेट सारे कर पा रहे हैं, लेकिन हार्डली आधे लोग ऐसे हैं जिन्होंने एक्चुअल में अपनी हेल्थ इंश्योरेंस कराई हुई है। और हेल्थ इंश्योरेंस भी मुझे लग रहा है ज्यादातर ने तो नाम के लिए करा रखी होगी। कितना कवर है? क्योंकि अगर आप कवर ज्यादा भी लेते हो तो प्रीमियम आपको बहुत ज्यादा नहीं देना पड़ता है, मार्जिनली एक्स्ट्रा होता है। उसमें आपकी पूरी फैमिली कवर हो जाती है, मतलब आप, आपकी वाइफ, आपके बच्चे सारे कवर हो जाते हैं। इसको आप हेल्थ इंश्योरेंस कहो, मेडिकल इंश्योरेंस कहो, मस्ट है ये होनी ही चाहिए। ज्यादातर ऐसे केसेस में क्या होता है, जिन्होंने कोई हेल्थ इंश्योरेंस अपनी नहीं कराई होती है, क्योंकि अब छोड़ तो सकते नहीं उस पर्सन को जो हमारे साथ में है, या खुद अगर कुछ हो गया तो अब अपने आप को ये तो नहीं कह सकते कि हाँ मर दें। तो ऐसे में क्या होता है, एक तो सेविंग्स आपकी खत्म होती है बड़ी तेजी से, दूसरा क्या खत्म होता है, और क्या होता है, लोन लेना पड़ेगा, उधार लेना पड़ेगा। उस उधार को चुकाने का मतलब क्या है कि आप कभी जिंदगी में दोबारा सेव कर ही नहीं सकते। समझ रहे हो प्रॉब्लम कितनी बड़ी है और कितनी कॉम्प्लिकेटेड है ये, कि मतलब जिंदगी में कभी आप पैसा जोड़ ही नहीं पाओगे, क्योंकि जो कमाओगे अब वो सारा उधार चुकाने में लगता रहेगा। या तो आप लोन लोगे बैंक से, या अपने किसी दोस्तों से, यहां से वहां से, जिससे भी लोगे। अगर नहीं दोगे उनको वापस तो दोस्ती खराब करोगे। और एक और जब बात यहां तक आई है तो एक और चीज, एक और गलती हम करते हैं, वी वांट टू मेक क्विक मनी। उससे हमेशा बच करके रहो। जहां भी क्विक मनी की बात हो रही हो
कि भैया इतना पैसा लगा दो, इतने टाइम में इतना पैसा मिल जाएगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, वहां से भाग जाओ, उल्टे हो जाओ और भाग जाओ वहां से, रुकना मत गलती से भी। ऐसी बहुत सारी स्कीम्स चल रही हैं मार्केट में, अनलिमिटेड, और करोड़ों लोगों ने अपने पैसे गंवाए हैं इन चक्करों में। अब आते हैं एक दूसरे एस्पेक्ट पे कि चलो हमने स्मार्टली पैसे को जोड़ा। कब जोड़ा? जब फालतू की जगह पे हमने पैसे को ब्लॉक नहीं किया। जैसे अगर आपने कोई एंडोमेंट प्लान ले लिया इंश्योरेंस का, जहां पे आपका साल का 50,000 रुपए जा रहा है, तो 50,000 रुपए तो आपका ब्लॉक हो गया अगले 20 साल के लिए, समझ गए ना? तो हमने वहां पे स्मार्टली प्ले किया, टर्म इंश्योरेंस कराई, वहां से पैसा बचाया। तो अभी जो पैसा बचा इसका हम क्या करें? क्या सेविंग अकाउंट्स में पड़ा रहने दें? नो यूज। वो आपका पैसा बढ़ नहीं रहा है, एक्चुअल में कम हो रहा है। वहां पे जो आपके पैसे पड़े हुए हैं वो 10 साल बाद और कम हो जाएगी उसकी वैल्यू। तो करना क्या चाहिए? इतना पैसा जितना आपको लगता है कि यार मेरे को इमीडिएटली जरूरत पड़ सकती है, वो कितना है? जितना आपके महीने के खर्चे हैं, इंटू 6 कर दो। वो पैसा है जो आपको कभी भी जरूरत पड़ सकती है, तो उस पैसे की आपने एक 6 महीने की एफडी करा दी। और एक बहुत अच्छा ऑप्शन अवेलेबल है हमारे पास में, वो है म्यूचुअल फंड्स। म्यूचुअल फंड्स पता है सबको क्या है? कितनों ने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया हुआ है म्यूचुअल फंड्स में? बहुत कम लोगों ने। क्यों नहीं किया हमने इन्वेस्ट? पता ही नहीं। नंबर 1 करेक्ट इंफॉर्मेशन नहीं है, नंबर 2 हम डरते हैं, हमें लगता है म्यूचुअल फंड भी कोई स्कीम है कि पैसा इकट्ठा किया और कल को अगर भाग गए या बंद हो गया तो पता नहीं क्या होगा। ये पैसा आपका 100% सेफ है, बिकॉज इट इज रेगुलेटेड बाय सेबी। तो यहां पे डरने की जरूरत नहीं है कि मेरा पैसा चला जाएगा, बस हमको यहां पे स्मार्टली प्ले करना पड़ेगा। सो व्हाट वी नीड टू डू इज, एक तो आपने अपने 6 महीने का जो अपना कॉर्पस है उसको अलग कर दिया, यानी जो पैसा आपको चाहिएगा उसकी आपने एफडी करा दी, इंश्योरेंस वगैरह को प्लान कर लिया अच्छे से। फिर जो पैसा आपका बचा उसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो थ्रू एसआईपी, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। इट इज एन एक्सीलेंट ऑप्शन। नेवर ट्राई टू गेट इनटू स्टॉक्स डायरेक्टली अगर आपको बहुत ही डीप नॉलेज नहीं है शेयर मार्केट की। तो हाँ, यू आर क्वालिफाइड इन दैट और आपका काम ही वही है, तब तो ठीक है। बट किसी की सलाह सुनी कि यार, या कोई कहानियां सुनी कि ये शेयर पहले इतने का था अब इतने का हो गया, सुनी होंगी ऐसी कहानियां। नेवर इन्वेस्ट इन स्टॉक्स डायरेक्टली, क्योंकि कुछ नहीं पता कि वो कंपनी का क्या होने वाला है। हो सकता है आपका 100 रुपए आपने पूरा जो भी आपने जोड़ा या 1 लाख रुपए आपने जोड़ा और किसी के एडवाइस पे आपने उठा करके लगा दिया, वो 1 लाख रुपए 10,000 भी रह सकता है कुछ टाइम के अंदर अंदर, पता भी नहीं लगेगा। कहते हैं ना, नेवर पुट ऑल योर एग्स इन दी सेम बास्केट, इन वन बास्केट। तो अब करें क्या? क्योंकि ये प्रॉब्लम क्या है, इन्फ्लेशन अगर है 6% का और एफडी में आपको मिल रहा है 7%, तो अल्टीमेटली आप कितना कमा रहे हो? 1%। 1% से क्या होगा? करोड़पति बन जाओगे? इम्पॉसिबल। तो आप क्या कर सकते हो, अपना आधा पैसा सेफ जगह पर रखो। सेफ जगह क्या है? एफडी हो गया। एफडी में भी एक और चीज है जो बहुत लोगों को नहीं पता है। वो क्या है कि ऐसे, एक तो है बैंक में आप एफडी कराते हो, एक है कुछ कंपनीज है जो क्रिसिल से या इकरा से, ऐसे ये कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वहां से AAA रेटेड है। AAA रेटेड का मतलब होता है हाईली सिक्योर, एज सिक्योर एज अ बैंक। वहां पर अगर आप एफडी कराते हो तो आपको 9% तक का इंटरेस्ट मिल जाता है। ये जो सुनने में लगता है ना 7% और 9%, ये अभी छोटा लगता है, लेकिन आने वाले 20 साल बाद इसकी कितनी बड़ी अमाउंट होती है अगर आप कंपाउंडिंग को बीच में ले आओ, दैट यू कांट इवन थिंक इन द वाइल्डेस्ट ऑफ योर ड्रीम्स। कंपाउंडिंग कितने लोगों को पता है? बहुत कम को। देखो, कंपाउंडिंग मतलब होता है जो हमको इंटरेस्ट मिलता है हमारे पैसे पे, जहां भी हम इन्वेस्ट करते हैं उस इंटरेस्ट पे भी तो इंटरेस्ट मिलता है ना। मान लो आपने 100 रुपए इन्वेस्ट किया, 1 साल बाद 20% की रिटर्न आई, तो अगले साल 120 पे 20% मिलेगा। कितना हो गया? 144। उसके अगले साल 144 पे 20% मिलेगा, 100 पे नहीं मिलेगा। और जब इसको आप इस तरीके से देखते चले जाओगे तो ये फिगर देखने में छोटी लगेगी, शुरू छोटे से होएगी, शुरू होएगी 2-3 हजार 5 हजार से, ये करोड़ों में पहुंचने में देर नहीं लगेगी। मतलब हर महीने का मैं कंजर्वेटिव भी पकड़ता हूं, अगर 2-3 हजार रुपए भी हम सेव करते हैं, उसको स्मार्टली इन्वेस्ट करते हैं, इतना सा सीख जाते हैं, तो बहुत बड़ा डिफरेंस आ जाएगा हमारी लाइफ में आने वाले कुछ साल बाद, ह्यूज डिफरेंस। तो आपको दिमाग ये लगाना है कि लॉन्ग टर्म में बेस्ट पॉसिबल ऑप्शंस क्या क्या अवेलेबल है। जैसे आप में से कितने हैं जो मैरिड हैं और जिनकी कोई डॉटर है?
तो एक गवर्नमेंट की तरफ से एक स्कीम है सुकन्या योजना करके, सुना है इसके बारे में? दैट इज एन एक्सीलेंट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन, गवर्नमेंट की तरफ से सब्सिडाइज्ड है वो। तो वहां पे आप एक्सपेक्ट कर सकते हो 9% की रिटर्न जो गवर्नमेंट की तरफ से मिल रही है आपको, और हर साल का आपके ऊपर है आपको कितना इन्वेस्ट करना है। हाईएस्ट लिमिट 1.5 लाख की है, बट आपके ऊपर है, किसी साल में आपने 10,000 कर दिया, कभी 20,000 कर दिया, ऐसे आप करते रहे ओवर अ पीरियड ऑफ नेक्स्ट 15-20 ईयर्स, उसके बाद में बहुत बड़ा कॉर्पस उसको मिलेगा अपने एजुकेशन के लिए या किसी भी चीज के लिए, फ्यूचर के लिए। इसको बोलते हैं स्मार्ट इन्वेस्टमेंट। पैसे से पैसा कैसे कमाना है, ये एक बहुत बड़ी आर्ट है, क्योंकि ये जिसको आती है और अगर उसकी कमाई कम भी है तब भी वो आने वाले 20-30 साल बाद बिल्कुल ऐसा है जैसे कछुआ और खरगोश की कहानी, इमीडिएटली नहीं। मान लो कोई बंदा है 50,000 रुपए कमा रहा है लेकिन वो स्मार्टली इन्वेस्ट कर रहा है, दूसरी तरफ से कोई बंदा है जो 1 लाख रुपए महीने का कमा रहा है लेकिन ना तो ढंग से पैसा बचा रहा है ना समझदारी से इन्वेस्ट कर रहा है, तो आने वाले 20-30 साल बाद ये जो 50,000 वाला है ये उससे बहुत आगे होगा, ये करोड़ों में होगा, और उस बंदे के हाथ में कुछ भी नहीं होगा, वो हो सकता है डेट में होगा, मतलब उसके ऊपर कर्जा होगा, और ये बंदा ऐसा होगा जो कर्जा देने लायक पोजीशन में होगा, ऐसा भी हो सकता है। ये अगर हम बेसिक से फंडों को समझते चले जाएं तो अब ध्यान से समझना, अब यहां पर हम कहां तक पहुंच गए थे? SIP इज एन एक्सीलेंट ऑप्शन। SIP का मतलब होता है कि आपने अपना एक अमाउंट फिक्स कर लिया, हर महीने का इतना अमाउंट तो SIP में देना ही देना है म्यूचुअल फंड में। अब म्यूचुअल फंड कैसे चूज करें? हजारों म्यूचुअल फंड है। लार्ज कैप इक्विटी फंड को पकड़ो, वो भी कुछ वेबसाइट्स है जैसे मनी कंट्रोल है, वैल्यू रिसर्च है, वहां पर जाकर के देखो उन फंड्स की रेटिंग कम से कम 4 से 5 स्टार होनी चाहिए। कोई ऐसा फंड है उसकी 1 या 2 स्टार की रेटिंग है, मत करो उसमें, बल्कि ऐसा फंड होना चाहिए जो हर वेबसाइट पे 4 या 5 स्टार की रेटिंग हो। अब आपने क्या किया कि हर महीने का अपना एक अमाउंट फिक्स कर लिया, दैट कुड बी एनीथिंग, 1,000 रुपए, 2,000 रुपए, 3,000 रुपए, 4,000, 5,000, वट एवर दैट अमाउंट इज। SIP के थ्रू ऑटोमेटिकली इतना अमाउंट आपके अकाउंट से डेबिट होता चला जाएगा ओवर अ पीरियड ऑफ नेक्स्ट 10 ईयर्स, 20 ईयर्स, 30 ईयर्स। अब ये स्मार्ट इन्वेस्टमेंट क्यों है? एक तरफ से मैं इंश्योरेंस के लिए मना कर रहा था, इसके लिए स्मार्ट क्यों है? क्योंकि यहां पे आपका पैसा नहीं कट रहा है, जो पैसा आप लगा रहे हो पूरा का पूरा इन्वेस्ट हो रहा है। इसमें भी 2 ऑप्शन है, एक आप ब्रोकर के थ्रू जा सकते हो, एक है डायरेक्ट जा सकते हो, तो वहां पे आपका 1% और बच जाएगा। मान लो टोटल 1.5% कटना था हर साल का, तो अब कितना कटेगा? सिर्फ 0.5%। अभी 1% सुनने में छोटा लगता है, बट ओवर अ पीरियड ऑफ 20-30 ईयर्स ये लाखों रुपए का होता है। मतलब डिसीजन लेने में कुछ मिनट्स लगते हैं इन बातों को समझने में, लेकिन आने वाले टाइम में यही फर्क होगा कि आपके अकाउंट में लाखों है, करोड़ों है, क्या है। अच्छा, म्यूचुअल फंड क्यों और स्टॉक्स क्यों नहीं? क्योंकि स्टॉक्स में आप 1 या 2 या 4 में इन्वेस्ट कर रहे हो, म्यूचुअल फंड जो है वो डिवाइड कर देते हैं। वो मान लो 50 में उन्होंने इन्वेस्ट कर दिया, तो अब अगर उसमें से एक कंपनी बंद भी हो गई तब भी प्रोपोर्शनेटली जो आपने इन्वेस्टमेंट करी है उसमें उसका परसेंटेज क्या था? मान लो 2%, तो आपको 100 रुपए 98 रह गया, बस इतना ही हुआ। अब मार्केट में सबसे बड़ा डर लोगों को यह होता है जो म्यूचुअल फंड में नहीं इन्वेस्ट करते हैं कि कल को नीचे आ गया तो क्या होगा, क्योंकि नीचे आने की कोई लिमिट नहीं है। FD में यह है कि नीचे नहीं आएगा, इंटरेस्ट कम हो सकता है, नीचे नहीं आएगा। तो म्यूचुअल फंड में लोग नीचे आने के नाम से डरते हैं, ऊपर जाने में कोई डर नहीं है। अगर गारंटी मिल जाए कि भैया साल का इतना % तो आना ही आना है और आता ही रहेगा जिंदगी भर, तो कोई डर ही नहीं है, फिर तो सारे लगा देंगे, बट कोई गारंटी नहीं है ना, और नीचे भी जा सकता है। तो अगर कुछ ऐसा हो जाए कि अगर म्यूचुअल फंड नीचे भी जाए तब भी आपका फायदा हो जाए, तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई ना। ये मेरी अपनी स्ट्रैटेजी है, ये कोई किसी बुक में नहीं है या कोई थ्योरी नहीं है, ये मेरी अपनी स्ट्रैटेजी है, वो मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रहा हूँ। तो आपको क्या करना है, मोटा मोटा स्टॉक मार्केट को ट्रैक करना है, हफ्ते में एक दिन देख लो कि अभी कितने पे चल रहा है। मान लो एक पीक है, पीक अभी मान लो 40,000 है, अभी मार्केट चल रहा है अराउंड कितना? 37 के अराउंड चल रहा है। तो मेरी स्ट्रैटेजी क्या है, जैसे ही मार्केट 20% से नीचे गिर जाए कि मार्केट की ये पीक है, मान लो 40,000 है, अब मार्केट 30,000 पे आ गया है, तो आपने क्या किया? पहले इन्वेस्ट किया हुआ था SIP में, लार्ज कैप्स में, आप इमीडिएटली जैसे ही मार्केट 30 पे आई आप स्विच कर गए मिड कैप में, नॉट इवन इन स्मॉल कैप, मिड कैप। अब ऐसा क्यों किया? क्योंकि जब मार्केट 20% टूटेगा, सेंसेक्स का मतलब लार्ज कैप्स जो बड़ी कंपनीज हैं, जब मार्केट 20% टूटेगा यानी बड़ी कंपनीज के जो शेयर्स हैं वो 20% से टूटेंगे, तो जो छोटी कंपनीज हैं उनके शेयर्स 50 से 60%, 70% तक टूट जाएंगे।
तो जब वो 60% टूटा तो 100 की चीज आपको कितने में मिल गई? 50 में या 40 में। तो जब मार्केट नीचे भी गया तो आपका फायदा हो रहा है। ये स्ट्रैटेजी समझ आ गई? वापस से जैसे ही मार्केट जो भी लास्ट उसकी पीक थी, मान लो 40,000, उससे 20% ऊपर गया तो मिड कैप से आप स्विच कर गए वापस से लार्ज कैप में। ये स्ट्रैटेजी जो है ये मैंने सीखी है वॉरेन बफे से। उनका जो बेसिक सा फंडा है, मतलब अगर एक लाइन के अंदर बोला जाए, वो क्या है कि जब मार्केट बहुत ज्यादा ग्रीडी हो तो डरो, और जब मार्केट डरा हुआ है तो ग्रीडी हो जाओ। बेसिक सा फंडा है। मतलब जब सब डरे हुए हैं तो थोड़े से लालची हो जाओ, और जब सब लालची हो रहे हैं, मतलब मार्केट ऊपर भाग रहा है, तो डरने लग जाओ। तो लार्ज कैप में डर कम है, मिड कैप में डर ज्यादा है। तो जैसे ही मार्केट नीचे जाएगा मिड कैप को सब छोड़ देंगे, उस वक्त आप उसको पकड़ लोगे। तो अब चाहे मार्केट ऊपर उठे तब भी आपका फायदा है, नीचे गिरे तब भी आपका फायदा है। आप वेट कर रहे हो, मैं आज एक्चुअल में वेट कर रहा हूं। लोग हैं डरते हैं, जो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं, लोग डरते हैं कि मार्केट नीचे ना आ जाए, मार्केट ऊपर। मैं वेट कर रहा हूं, जाए तो सही नीचे। समझ गए? क्योंकि लार्ज कैप टूटेगा 20%, तो मिड कैप टूट जाएगा 60%। तो मेरा 100 रुपए लगा हुआ था तो 80 रह जाएगा, उस 80 को उठा करके मैं मिड कैप में डाल दूंगा, फिर आराम से बैठ जाऊंगा कुछ सालों के लिए। जैसे ही मार्केट ऊपर जाएगा, मतलब लोग लालच से तड़प रहे हैं, तब जैसे ही 20% ऊपर गया, मान लो 48,000 पे गया, मिड कैप से हट करके मैं आ जाऊंगा लार्ज कैप में, वापस से सेफ हो गया। अब जो नया पीक बन गया वो क्या बन गया? 48,000। आज की रेट में क्या है? 40,000। अब 48,000 पे 2020 चलेगा। आ गया गेम समझ में? तो यहां से आप पीसफुल हो, नहीं तो लोग डरे ही रहते हैं। म्यूचुअल फंड के नाम से डरते हैं। क्यों डरते हैं? अरे कम हो रहा है, कम हो रहा है, कम हो रहा है। कम हो रहा है तो बढ़िया है, तब भी आपका फायदा है, और बढ़ रहा है तो फायदा है ही है। समझ गए? ये बेसिक सा फंडा है, हमेशा याद रखना। मतलब मासिस की जो साइकी है उससे आप कुछ अलग करोगे तभी आपके साथ कुछ अलग होगा, नहीं तो पूरी मार्केट रो रही होगी, आप भी बैठ करके रो रहे होंगे। अरे टूट गया, टूट गया, टूट गया, टूट गया, अरे गिर गया, गिर गया, गिर गया, गिर गया, मैं बर्बाद हो गया, मैं बर्बाद। बर्बादी में भी आपका जश्न होगा अगर इस तरह से आप समझ पा रहे हो तो। थैंक यू सो मच।